आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डेमोक्रेसी कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स, कि लोकतंत्र की अवधारणा और विद्यालयों में इसका अभ्यास। तो आप सभी को पता है कि इंडिया एक मल्टी कल्चर कंट्री है, एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, एक मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी में लोगों को एकजुट कैसे रखा जाए? तो इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस तरह की जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं बच्चों में कैसे डेवलप किए जाएं? जब बच्चा स्कूल में जाता है तो इन डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं इनकी प्रैक्टिसेस कैसी करवाई जाए, इसकी स्टार्टिंग कैसे की जाए, किस तरह की एक्टिविटीज कराई जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो आप सभी को पता है कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर वहां के नागरिकों को, लोगों को पूरा राइट होता है अपने सरकार को, अपने नेता को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, सभी को वोट देने का राइट होता है। तो एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट है लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छी बात बोली कि इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, कि यह जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है। This system signifies the absence of all discrimination on the basis of class, caste, creed, बर्थ, रिलीजन और लैंग्वेज, कि डेमोक्रेसी में लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोड जो है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। Everyone is guaranteed fundamental rights, the and equality of opportunity is given for the fullest development of personality, कि सभी को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है ताकि हर कोई बिना किसी परेशानी के अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर ले। द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज अकॉर्डेड प्राइमेसी इन इट, कि इसमें व्यक्ति की गरिमा को प्रधानता दी जाती है। तो यही डेमोक्रेसी की खासियत है, जहां पर सभी को, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। हर किसी को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है खुद को आगे बढ़ाने के लिए। तभी तो, इसी का तो ये रीजन है कि हमारे यहाँ पे अखबार बेचने वाले अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बन गए, चाय बेचने वाले मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो ये लोकतंत्र की, आप कह सकते हो कि लोकतंत्र का महत्व है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की, लोकतंत्र और शिक्षा। तो डेमोक्रेसी शुड बी इंट्रोड्यूस इन स्कूल फ्रॉम वेरी बिगनिंग, कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तभी से उसको डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज होते हैं उसके बारे में बताया जाना चाहिए, उसकी प्रैक्टिसेस करवाई जानी चाहिए, ठीक है। Democratic values like liberty, equality, fraternity, justice, dignity of individual, cooperation, sharing, responsibility are applied to education to make it more effective, meaningful, relevant and useful। कि जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज होते हैं, चाहे स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, ठीक है, न्याय है, ये स्टार्टिंग से इसकी प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए बच्चों को, ठीक है। इसका अभ्यास कराया जाना चाहिए ताकि एजुकेशन को और इफेक्टिव बनाया जा सके, और जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जा सके। एम्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन की, लोकतांत्रिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, व्यावसायिक दक्षता में सुधार, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज के, नेतृत्व के गुणों का विकास, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज की, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता। तो ये एम्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्टार्टिंग से ही डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि उसको एक, हम कह सकते हैं कि अच्छा नागरिक बनाया जा सके।
उसकी जो वोकेशनल एफिशिएंसी है अलग अलग सब्जेक्ट के थ्रू उसको और अच्छा किया जा सके, ठीक है, उसका विकास किया जा सके, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा सके, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप किया जा सके, और नेशनल इंटीग्रेशन की जो फीलिंग है, जो भाव है, वो डेवलप किया जा सके, और उसको उसके राइट्स और ड्यूटी के बारे में अवेयर किया जा सके। अब अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम क्या होना चाहिए? करिकुलम शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि एकीकरण के सिद्धांत पर जो करिकुलम है पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए, और जो करिकुलम है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि टाइम के अकॉर्डिंग, सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम में भी चेंजेस हो सके। इट शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटीज, नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, कि ये बच्चों के एबिलिटीज, नीड्स एंड इंटरेस्ट पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है और हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तभी होगी जब बच्चों की एबिलिटीज, नीड्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा। It should take into account the local condition and environment demands, कि इससे स्थानीय परिस्थितियां जो हैं, ठीक है, जो एनवायरमेंटल जो डिमांड्स है उसको ध्यान में रखकर ही करिकुलम को डेवलप किया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। इट शुड कवर द वेरियस एकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स, कि इसमें विभिन्न शैक्षणिक और व्यावसायिक विषयों को शामिल किया जा सके, तभी तो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अगर रोल ऑफ टीचर की बात करते हैं तो सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द टीचर्स आउटलुक, बिहेवियर एंड वे ऑफ लाइफ, कि लोकतंत्र की सफलता शिक्षक के ऊपर ही निर्भर करती है। जिससे कोठारी कमीशन में भी कहा गया है कि जो किसी भी कंट्री की जो डेस्टिनी है उसके क्लासरूम में लिखी जाती है। तो क्लासरूम की अगर बात करें तो क्लासरूम की बात करते हैं कि अगर किसी भी कंट्री की जो डेस्टिनी क्लासरूम में लिखी जा रही है तो टीचर का रोल है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Teacher is an agent of change and facilitator of democratic culture इन द स्कूल, की शिक्षक परिवर्तन का कारक होता है और विद्यालय में लोकतांत्रिक संस्कृति का सूत्रधार भी होता है। टीचर शुड बिहेव लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड अ सुपरवाइजर। टीचर शुड प्रोवाइड फ्रीडम, लव एंड सिंपैथी टू द स्टूडेंट, कि शिक्षक को विद्यार्थियों को स्वतंत्रता, प्रेम, सहानुभूति प्रदान करनी चाहिए। ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि उसे हर प्रकार के पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। ही शुड फॉलो डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन हिज लाइफ, कि उसे अपने जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो हमने सुना है जैसा टीचर होता है वैसा ही बच्चा होता है। तो टीचर अगर बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करना चाहता है तो ये वैल्यूज उसको सबसे पहले खुद में डेवलप करना पड़ेगा। जैसा टीचर बिहेव करेगा बच्चों के साथ, बच्चा वही सीखेगा। ठीक है, तो टीचर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करने में बच्चों में। रोल ऑफ स्कूल, की स्कूल का क्या रोल है? तो स्कूल इज अ रेडी एनवायरनमेंट इन विच द चाइल्ड कैन बेस्ट ब्लॉसम, कि विद्यालय एक तैयार वातावरण है जिसमें बच्चा सबसे अच्छे से खिल सकता है। कि अगर विद्यालय अच्छा होगा तो बच्चे भी अच्छे होंगे। द स्कूल शुड प्रोवाइड फ्रीडम टू ऑल स्टूडेंट टू ग्रो, विद्यालय को सभी विद्यार्थियों को बढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी द रूल ऑफ द स्कूल, कि अवसर की समानता विद्यालय का नियम होना चाहिए, कि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, आगे बढ़ने के समान अवसर बच्चों को दिए जाएं। द स्कूल शुड हेल्प एवरी इंडिविजुअल पीपल टू बी डिसिप्लिन, क्रिएटिव एंड अडेप्टेबल, कि विद्यालय को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित, रचनात्मक और अनुकूलनीय बनाने में मदद करनी चाहिए। द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन शुड बी डेवलप्ड इन द स्कूल, कि विद्यालय, अगर स्कूल को हम कहते हैं मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, तो स्कूल से ही बच्चे सीखकर अपनी सोसाइटी में जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो अगर स्कूल में ही बच्चों को क्या करना चाहिए, उनमें एक जो अच्छे सिटीजन, एक अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने चाहिए। और अगर हम मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, डिस्कशन चर्चा, डिबेट वाद विवाद, क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर, एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक, प्रोजेक्ट परियोजना, मॉन्टेसरी मेथड, वर्कशॉप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप वर्क। तो इस तरह की जो डेमोक्रेटिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है डेवलप की जा सकती है।
अब अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो जहां पे अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो दो तरह के डिसिप्लिन की बात की जाती है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सोशल डिसिप्लिन, स्व अनुशासन और सामाजिक अनुशासन। अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी इन स्कूल, कि विद्यालय में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे कराया जाए। जॉइंट प्लानिंग, सामूहिक योजना की जो भी प्लानिंग हो, जॉइंट प्लानिंग हो जिसमें स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल सभी का पार्टिसिपेशन हो। ओके। कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम का मतलब है कि करिकुलर को करिकुलर दोनों ही एस्पेक्ट को शामिल किया जाए, दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए करिकुलम में। रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सभी को सम्मान। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास किया जा सके। ठीक है, कि ऐसे नहीं कि स्टूडेंट कुछ भी देखकर मान ले, बच्चों में इस तरह की थिंकिंग डेवलप की जाए ताकि बच्चा चीजों को देखे, सोचे, समझे, फिर एक रिजल्ट तक पहुंचे। ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग, मानव संबंधों के प्रशिक्षण। फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, की स्वतंत्रता और समानता के अवसर। वार्म रिलेशन विथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, की प्रत्येक विद्यार्थी के साथ मधुर संबंध हो। ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। एजुकेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा। और डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, की सीखने और सिखाने के विभिन्न तरीके। तो इस तरह से अलग अलग जो एक्टिविटी है हम बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, व्हाट इज सोशलिज्म, समाजवाद क्या है और इसकी प्रैक्टिसेस स्कूल्स में बच्चों को कैसी करवाई जाए, कैसे उनको सिखाया जाए, सोशल वैल्यूज बच्चों में कैसे डेवलप किए जाएं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आप सब वीडियो को ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सोशलिज्म की बात करें, समाजवाद की बात करें, तो नाम से ही पता चलता है जहां पे सोसाइटी की बात की जा रही है, जहां पे समाज की बात की जा रही है। तो सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था है जो मानता है कि जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंजेस, ठीक है, जो ये साधन है, इसका जो मालिकाना हक है, ओनरशिप है, किसी एक के हाथ में ना होकर पूरे समाज के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको हम सोशलिज्म कह रहे हैं, समाजवाद कह रहे हैं, जहां पे इंडिविजुअल की बात नहीं की जाती, जहां पर पूरे समाज की बात की जाती है और जो रिसोर्सेस हैं उस पर किसी एक का हक ना होकर पूरे समाज का हक होना चाहिए। तो इसीलिए, बस इसलिए इट इज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, कि ये पूंजीवाद के खिलाफ है। क्योंकि अगर हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो वहां पे किस पर ध्यान दिया जा रहा है, वहां पे पैसों पर ध्यान दिया जा रहा है, वहां पे प्रॉफिट पे ध्यान दिया जा रहा है। इस व्यवस्था में जो मालिकाना हक है एक इंसान के पास होता है तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। लेकिन सोशलिज्म में पूरे सोसाइटी की बात की जा रही है कि रिसोर्सेज की ओनरशिप किसी एक के पास ना होकर पूरी सोसाइटी के पास होनी चाहिए। तो इसलिए कैपिटलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। It advocates the establishment of classless society, कि जैसे हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं तो जहां पे सबको इक्वल स्थान मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, समाज में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या कहा गया है कि स्टेबलाइजमेंट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, की यहाँ पर जो वर्गहीन समाज की बात की जा रही है, जहां पर सोसाइटी में किसी तरह का कोई क्लास नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी देखें तो लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है, हायर क्लास। तो सोशलिज्म में इस तरह की जो क्लास है उसकी मनाही है कि सोसाइटी में किसी तरह का कोई क्लास नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको इक्वल प्लेस मिलना चाहिए। तो इट एडवोकेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, it wants to stabilize a welfare state in order that each one may get equal opportunity for development, कि यह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है जहां पर सभी को विकास के समान अवसर मिले, सभी आगे बढ़े, किसी तरह की कोई क्लास ना हो, सबका इक्वल स्थान हो सोसाइटी में। ठीक है, तो इस तरह की सोसाइटी चाहता है। इसलिए सोशलिज्म को आप सोशल वेलफेयरिज्म या सामाजिक कल्याणवाद भी कह सकते हो।
अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो इट बिलीव्स इन बिल्डिंग अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, की एक ऐसी सोसाइटी जहां पे किसी तरह की कोई क्लास ना हो, किसी तरह का कोई कास्ट ना हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और कोई अमीरी गरीबी ना हो, सब एक जैसे हो। ठीक है। और जैसे हमने अभी बात की कि ये कैपिटलिज्म की बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है, तो इसलिए ये कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को खत्म करने की बात करता है। It involves the active participation of the individual in the productive process of society, कि चाहता है कि जो समाज की जो उत्पादक प्रक्रिया है, जो प्रोडक्टिव प्रोसेस है, उसमें व्यक्ति की, ठीक है, लोगों की सक्रिय एक्टिव भागीदारी हो, सक्रिय पार्टिसिपेशन हो। इट स्ट्रेस इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस, की समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर बल देता है, उसी की बात करता है। तो इसका सबसे बड़ा अगर एग्जांपल देते हैं, रूसी क्रांति, जो रशियन रेवोल्यूशन था, तो उसमें भी तो इसी की बात हो रही थी, ठीक है, सोशलिज्म की बात हो रही थी, इसलिए इतनी बड़ी क्रांति हमें देखने को मिलती है। इट प्रोवाइड्स स्पेशल फैसिलिटीज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, की समाज के कमजोर वर्ग को विशेष सुविधाएं प्रदान करने की बात करता है। इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक आइडियाज, की लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित है, जहां पर समानता की बात की जाती है, इक्वालिटी, जहां पे फ्रीडम की बात की जाती है, जहां पे सोशल वेलफेयर की बात की जाती है, जहां पे सभी लोगों की बात की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक आइडियाज। इट स्ट्रेसेस इन डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग, कि किस पर ज्यादा जोर डाल रहा है, कि प्रशासन और योजना में विकेंद्रीकरण पर, जहां पे जो भी पावर हो किसी एक के पास में ना हो, बल्कि उसको अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि काम बेहतर तरीके से हो सके, और सोसाइटी में गरीब से गरीब लोगों पर भी ध्यान दिया जा सके, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए भी काम किए जा सके, ठीक है। इट स्ट्रेसेस ऑन कॉमन एंड नेबरहुड स्कूल सिस्टम, तो देखो, अगर कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कर रहे हैं सोशलिज्म में, तो कॉमन स्कूल का मतलब है किसी तरह का कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल, ऐसा कोई अलग अलग स्कूल नहीं होने चाहिए, बल्कि एक ही स्कूल होना चाहिए, और सोसाइटी के सारे बच्चे उसी स्कूल में जाएं, और स्कूल कहाँ होना चाहिए, नेबरहुड में होना चाहिए, ताकि सभी बच्चे एजुकेशन ले सकें, सभी को एजुकेशन मिल सके। अगर हम सोशलिज्म एंड एजुकेशन की बात करें, समाजवाद और शिक्षा की बात करें, तो जो सोशलिज्म है, ठीक है, जो सोशल वैल्यूज हैं, ये बच्चों को स्टार्टिंग से ही, जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, तब से ही उनको सिखाने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए, ठीक है। तो सोशल वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, शेयरिंग, ठीक है, आर अप्लाइड टू एजुकेशन टू मेक इट मोर इफेक्टिव, मीनिंगफुल, रिलेवेंट एंड यूजफुल। तो ये सारी के सारी जो सोशल वैल्यूज हैं, ये बच्चों को सिखाए जाने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ताकि जो एजुकेशन है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सके, प्रभावी, सार्थक, प्रासंगिक और उपयोगी, यूजफुल हो सके। अब अगर हम इसके एम्स की बात करते हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए समान अवसर, एजुकेशन फॉर गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता की शिक्षा, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों का विकास, फ्री एजुकेशन, टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म, मुफ्त शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें और वर्दी सभी के लिए, स्कॉलरशिप फॉर वीकर सेक्शन, की कमजोर वर्ग के लिए छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास, और इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, व्यावसायिक दक्षता में सुधार, ताकि लोगों को इस काबिल बनाया जा सके कि वो आत्मनिर्भर हो बन सके, खुद कमाकर खा सके, और उनका स्टेटस ऊपर उठ सके। अगर हम करिकुलम की बात करते हैं, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल नीड्स, की सामाजिक जरूरतों के आधार पर ही करिकुलम होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक टू सूट द चेंजिंग टाइम्स, कि ये बदलते समय के अनुरूप लचीला होना चाहिए और गतिशील होना चाहिए, ठीक है। एम्फेसाइज शुड बी लेड ऑन पॉलिटेक्निक एजुकेशन एंड वोकेशनल कोर्सेज, की इसमें जो पॉलिटेक्निक शिक्षा है और जो वोकेशनल जो कोर्सेज है, उस पर जोर देना चाहिए। Topics like democracy, duties of citizen, equality, freedom, rights, secularism, socialism, social reform and non-violence should be taught, कि लोकतंत्र, नागरिकों की कर्तव्य, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, इन सभी विषयों को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, तभी तो उनकी प्रैक्टिस करवाई जा सकेगी।
ओके, ग्रुप एक्टिविटीज लाइक डिबेट, डिस्कशन, सोशल सर्विस कैंप्स एंड सोशल सर्वे टू बी ऑर्गेनाइज, की समूह गतिविधियां जैसे वाद विवाद, चर्चा, समाज सेवा शिविर, सामाजिक सर्वेक्षण, इस तरह की चीजें आयोजित की जाए। तो यही तो प्रैक्टिस है, ठीक है। इसी के थ्रू तो जो सोशलिज्म है ये बच्चों को सिखाया जा सकता है, ठीक है। सोशल वैल्यूज बच्चों में डेवलप किए जा सकते हैं। और अगर हम करिकुलम की ही बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, की सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय, क्योंकि हम कहते हैं 21st सेंचुरी है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समय है, तो उससे भी बच्चों को आईसीटी से फैमिलियर करवाया जाना चाहिए, ठीक है। इट्स इफेक्टिव यूज वुड इनेबल स्टूडेंट टू डू वेल इन द एज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, की इसका प्रभावी उपयोग विद्यार्थियों को आधुनिकीकरण के युग में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएगा। रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की अगर भूमिका की बात करें तो टीचर इज अ फैसिलिटेटर ऑफ सोशलिस्टिक कल्चर इन द स्कूल, कि शिक्षक विद्यालय में समाजवादी संस्कृति का सूत्रधार होता है, क्योंकि सिखाना उसी का तो काम होता है। ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, को से हर प्रकार के पक्षपात से मुक्त होना चाहिए और सभी के साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए। ही शुड फॉलो सोशलिस्टिक वैल्यूज इन द क्लासरूम, कि अगर उसको बच्चों में सोशलिस्टिक वैल्यू जो है, सोशल वैल्यूज डेवलप करने हैं, तो सबसे पहले उसको खुद अपनाना पड़ेगा क्लासरूम में, ठीक है। टीचर शुड बिहेव लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड सुपरवाइजर, एंड टीचर शुड प्रोवाइड इक्वालिटी, लव एंड सिंपैथी टू द स्टूडेंट, ठीक है। तो टीचर जैसा बिहेव करेगा बच्चों के साथ, उसी का रिजल्ट बच्चों को, जैसा टीचर बिहेव करेगा वैसे ही रिजल्ट भी टीचर को मिलेगा। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की जो सोशल वैल्यूज हैं बच्चों में डेवलप करें, तो सबसे पहले टीचर वो वैल्यू खुद में डेवलप करे और फिर वो चीजें बच्चों को बताए, प्रैक्टिस करवाए। रोल ऑफ स्कूल की बात करें तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी द रूल ऑफ द स्कूल, की अवसर की समानता विद्यालय का नियम होना चाहिए। स्कॉलरशिप शुड बी अरेंज फॉर पुअर स्टूडेंट, की गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। द स्कूल शुड प्रोवाइड फ्रीडम टू ऑल स्टूडेंट टू ग्रो, कि विद्यालय को सभी विद्यार्थियों के बढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। द स्कूल शुड हेल्प एवरी इंडिविजुअल पीपल टू डिसिप्लिन, क्रिएटिव एंड अडेप्टेबल, कि विद्यालय को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित, रचनात्मक और अनुकूलनीय बनाने में मदद करनी चाहिए। एंड द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन शुड बी डेवलप इन द स्टूडेंट, ठीक है, कि विद्यार्थियों में एक अच्छे नागरिक के गुण का विकसित करने चाहिए। किसका काम है? स्कूल का। और अगर मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, डिस्कशन, डिबेट, क्वेश्चन आंसर, ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट मेथड एंड सेमिनार, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चों में सोशल वैल्यूज जो हैं डेवलप कर सकते हैं। और अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल डिसिप्लिन, स्व अनुशासन और सामाजिक अनुशासन, ठीक है, इस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए। और अगर हम बात करें हाउ टू प्रैक्टिस सोशलिज्म इन स्कूल, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा सोशलिज्म का, ठीक है। अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि इसकी प्रैक्टिस स्कूल में कैसी करवाई जाए, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि सभी को समान अवसर दिए जाएं। कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, व्यापक पाठचर्या होनी चाहिए जिसमें अलग अलग जो विषय हैं, ठीक है, करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज, और इसके अलावा अलग अलग जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सभी को सम्मान। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास। एजुकेशन फॉर गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्यों का विकास। वार्म रिलेशन विथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कि सभी बच्चों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना। फ्री एजुकेशन टू इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर स्टूडेंट, की जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर विद्यार्थी उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए, ठीक है। फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म टू वीकर सेक्शन, की कमजोर वर्गों को मुफ्त पाठ पुस्तकें और वर्दी दी जाए। और स्कॉलरशिप, ग्रांट ऑफ लोन एंड स्पेशल कोटास फॉर वीकर सेक्शन, की कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्ति, ऋण, अनुदान और विशेष कोटा की व्यवस्था की जाए, ताकि सभी को एजुकेशन मिल सके, ठीक है, और सभी एक दूसरे का सम्मान करें, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
व्हाट इज सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षवाद क्या है और इसकी प्रैक्टिसेस स्कूल्स में बच्चों को कैसी करवाई जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा चर्चा का विषय यही रहेगा। हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सेकुलरिज्म है क्या और किस तरह से स्कूल में स्टूडेंट को इसकी प्रैक्टिसेस करवाई जाए। तो आप सभी वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षवाद की बात करते हैं, तो हमारे सामने दो बातें आती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, सेकुलरिज्म इज अ सिस्टम विच रिजेक्ट एनी फॉर्म ऑफ रिलीजन, कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर किसी भी प्रकार के धर्म को अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, मतलब द सेकुलर स्टेट हैज नो स्पेशल रिलीजन ऑफ इट्स ओन, कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, बल्कि ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, कि बल्कि सभी धर्मों को बराबर का स्थान दिया जाता है, समान स्थान दिया जाता है। तो अब कभी भी अगर आपके सामने सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षवाद की बात हो तो मतलब क्या है कि धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पे स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता। स्टेट का जो भी कोई डिसीजन मेकिंग होता है उसमें रिलीजन को साइड में रखकर, एक साइड में रखकर ही स्टेट अपना डिसीजन लेता है। ठीक है, तो स्टेट क्या करता है सेकुलरिज्म में, सेकुलरिज्म इज अ सिस्टम विच रिजेक्ट एनी फॉर्म ऑफ रिलीजन, कि ये धर्म के किसी भी प्रकार को अस्वीकार करता है और अस्वीकार करके सभी धर्मों को समान रूप से स्थान देता है। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे कंट्री का हमारे कोई एक स्पेशल रिलीजन नहीं है। लेकिन अगर आप वही बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अरब कंट्री की बात करते हैं, तो उसको आप सेकुलर कंट्री नहीं कहेंगे क्योंकि उनका अपना एक स्पेशल रिलीजन है, उसी को फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, और अगर हम सेकुलरिज्म के बारे में तीसरी बात अगर जाने तो द स्टेट कीप्स इटसेल्फ सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, कि राज्य खुद को धर्म से अलग रखता है, जैसे अभी हमने बात की। ठीक है, एंड एवरी पर्सन हैज द फ्रीडम टू फॉलो एंड अडॉप्ट एनी रिलीजन, कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने और अपनाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है, और 1949 में 26 नवंबर 1949 इसका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। तो उस टाइम इंडिया एक सेकुलर कंट्री नहीं था, क्योंकि आप सभी को पता है 1947 में पार्टीशन जो था वो रिलीजन के बेस पर हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिमों को मिला था और इंडिया जो है वो हिंदू, जो हिंदू लोग थे उनको मिला। ठीक है, तो फिर इस सेकुलरिज्म जो ये जो वर्ड है ये हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया, तो ये 1976 में जोड़ा गया। आप डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा कि 1976 की सेकुलरिज्म जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो 1976 के बाद से जो हमारा जो कंट्री है सेकुलरिज्म कहलाई। अगर हम फीचर्स ऑफ सेकुलरिज्म की बात करें, धर्मनिरपेक्षवाद की विशेषता की बात करें, तो द स्टेट एज सच एज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, जैसे हमने बात की राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। इट डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, की यह किसी भी विशेष धर्म को महत्व नहीं देता। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ हिज फेथ, कि ये किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी आस्था के आधार पर, उसकी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। एंड ऑल सिटीजन आर एलिजिबल टू एंटर गवर्नमेंट सर्विसेज विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, कि सभी नागरिक धार्मिक भेदभाव के बिना सरकारी सेवा में प्रवेश करने के पात्र होते हैं। तो अभी तक आपने सेकुलरिज्म क्या है, इसके कंसेप्ट को समझा, इसके फीचर्स को समझा। अब आगे हम बात करेंगे सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन की, कि धर्मनिरपेक्षवाद और शिक्षा। ठीक है, तो सेकुलरिज्म एंड इट्स वैल्यू शुड बी प्रैक्टिस्ड इन स्कूल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि धर्मनिरपेक्षवाद और इसके जो मूल्य है इसकी स्टार्टिंग से ही स्कूल में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और कैसे सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाइक, कि सोशल और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसके थ्रू हम जो सेकुलरिज्म जो है इसके बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, शेयरिंग,
ठीक है, ये ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू जो धर्मनिरपेक्षवाद है इसकी प्रैक्टिसेस हम बच्चों को करवा सकते हैं। ठीक है, और हम बच्चों को जो उनके दिमाग पर या उन आप कह सकते हैं उनकी सोच पर जो एक धर्म की चादर जो चढ़ी होती है उसको हम निकाल कर उनको हम वास्तव में एक इंसान बना सकते हैं। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। अगर एम्स की बात करें, एम्स ऑफ सेकुलरिस्टिक एजुकेशन, धर्मनिरपेक्षवादी शिक्षा के लक्ष्य रिस्पेक्टफुल और रिलीजन एंड कल्चर, सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करके, डिसीजन मेकिंग बाय कीपिंग रिलीजन असाइड, धर्म को अलग रखकर निर्णय लेकर, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए समान अवसर, एजुकेशन फॉर गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता की शिक्षा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो अगर हम सेकुलरिज्म एजुकेशन की बात करें, सेकुलरिस्टिक एजुकेशन की बात करें तो उसका एम है, ठीक है, कि इंसान को इंसान बनाना, इंसान इंसान से प्यार करे, ना कि धर्म के आधार पर एक दूसरे से लड़े, नफरत करे, तो सबको साथ लेकर चलना। ठीक है, और अगर हम सेकुलरिज्म एंड करिकुलम की बात करें तो रिलीजियस सब्जेक्ट शुड नॉट बी गिवन प्लेस इन द करिकुलम, की पाठचर्या में धार्मिक विषयों को स्थान नहीं देना चाहिए, बल्कि करिकुलम दैट टीचेस रिस्पेक्ट फॉर और रिलीजियस एंड कल्चर्स, ठीक है, और रिलीजियंस एंड कल्चर्स की पाठचर्या ऐसी हो जो सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करना सिखाए बच्चों को। डेमोक्रेटिक एंड सोशल वैल्यू शुड बी गिवन स्पेशल प्लेस इन द करिकुलम, की पाठचर्या में लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों को विशेष स्थान मिलना चाहिए, देना चाहिए। इसके अलावा टॉपिक्स लाइक डेमोक्रेसी, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट्स, ठीक है, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, सोशल रिफॉर्म एंड नॉन वायलेंस शुड बी टॉट। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए, ताकि बच्चा रिलीजन से ज्यादा अपने देश को प्यार करे, यहाँ के लोगों से प्यार करे, इसकी डाइवर्सिटी से प्यार करे, और इसके साथ साथ ग्रुप एक्टिविटीज लाइक डिबेट, डिस्कशन, सोशल सर्विस, फील्ड विजिट, फेस्टिवल एक्सेट्रा शुड बी गिवन प्लेस। ठीक है, तो वाद विवाद, चर्चा, समाज सेवा, क्षेत्रीय भ्रमण, उत्सव, इन सबको स्थान देना चाहिए हमारे करिकुलम में। और इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड गेट अ स्पेशल प्लेस इन द करिकुलम, की पाठचर्या में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विशेष स्थान देना चाहिए। द करिकुलम शुड बी सच दैट इट इनकलकेट्स ह्यूमन वैल्यूज इन द स्टूडेंट, की पाठचर्या ऐसी हो जो विद्यार्थियों में मानवीय मूल्य विकसित करे, मानवीय गुण विकसित करे, जो इंसान को वास्तव में इंसान बनाए। ठीक है, और अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर का रोल भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। टीचर शुड टीच स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट द रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, कि टीचर ऐसा हो जो बच्चों को जो हमारी धार्मिक विविधता है, जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, उसका सम्मान करना सिखाए, रिस्पेक्ट करना सिखाए। ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसे हर प्रकार के पक्षपात से मुक्त होना चाहिए, उसको धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ही शुड फॉलो सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द क्लासरूम, उसे कक्षा में सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा टीचर शुड बिहेव लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड एंड अ सुपरवाइजर, की उसे एक मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक और पर्यवेक्षक की तरह व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा टीचर शुड प्रोवाइड इक्वालिटी, लव एंड सिंपैथी टू द स्टूडेंट, की शिक्षक ऐसा हो जो विद्यार्थियों को समानता, प्रेम और सहानुभूति प्रदान करे। तो ये थे टीचर के रोल। अब हम अगर स्कूल के रोल की बात करें तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी द रूल ऑफ स्कूल, की अवसर की समानता सभी बच्चों के लिए एक विद्यालय का नियम होना चाहिए। द स्कूल शुड प्रोवाइड फ्रीडम टू ऑल स्टूडेंट टू ग्रो, विद्यालय सभी बच्चों को बढ़ने की स्वतंत्रता दे, विकास करने की स्वतंत्रता दे। ठीक है, इसके अलावा द स्कूल शुड हेल्प एवरी इंडिविजुअल पीपल टू बी डिसिप्लिन, क्रिएटिव एंड अडेप्टेबल, कि विद्यालय को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित, रचनात्मक और अनुकूलनीय बनाने में मदद करनी चाहिए। एंड द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन शुड बी डेवलप इन द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों में एक अच्छी नागरिक के गुण विकसित करने चाहिए। ये सब किसका काम है? स्कूल का काम है। और अगर हम मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कशन, डिबेट, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, फील्ड ट्रिप,
प्रोजेक्ट है, सेमिनार और ग्रुप वर्क। तो ये ऐसे मेथड्स हैं, ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करें, बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और ताकि बच्चों में एक अपनापन आए, एक यूनिटी वाली फीलिंग डेवलप हो, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, साथ मिलकर काम करें। और डिसिप्लिन की बात करें तो दो तरह के डिसिप्लिन की बात करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सोशल डिसिप्लिन, स्वानुशासन और सामाजिक अनुशासन। और अगर हम बात करें हाउ टू प्रैक्टिस सेकुलरिज्म इन स्कूल, जैसे अभी तक तो हम समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसके आप अलग से पॉइंट्स भी देख लीजिए कि विद्यालय में धर्मनिरपेक्षवाद का अभ्यास कैसे करें। तो सबसे पहले बाय रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को सम्मान देकर, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी को समान अवसर प्रदान करके, बाय प्रोवाइडिंग गुड सिटीजनशिप एजुकेशन, अच्छी नागरिकता की शिक्षा प्रदान करके, बाय प्रोवाइडिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करके, कंडक्ट डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करके, इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स, की महत्वपूर्ण घटनाओं और त्योहारों पर जश्न मनाए। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल्स, अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल, तो सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, सबको मनाना चाहिए। कंडक्ट फील्ड ट्रिप फॉर ऑल, सभी के लिए क्षेत्रीय भ्रमण आयोजित करें ताकि सभी बच्चे एक साथ मिलकर रहें, एक्टिविटी करें, घूमें फिरें, और सभी में एक अपनापन जो हो उसकी भावना का विकास हो। ठीक है, कंडक्ट सेमिनार्स अबाउट पीस एंड हार्मनी, की शांति और सद्भाव के बारे में सेमिनार आयोजित करें। ठीक है, इसके साथ क्या कर सकते हैं, स्प्रेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेकुलरिज्म, की धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जानकारी प्रदान करके, टीच लेसन अबाउट ग्रेट पीपल्स, महान लोगों के बारे में बताकर, एंड बाय गिविंग प्लेस टू द कोर क्वालिटीज ऑफ सेकुलरिज्म इन द करिकुलम, कि पाठचर्या में धर्मनिरपेक्षता के जो मूल गुण है उसको स्थान देकर, उसके बारे में बताकर कि है क्या, इसके बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को पता है, एक अच्छी एजुकेशन ना केवल व्यक्ति का विकास करती है, समाज का विकास करती है, देश का विकास करती है, बल्कि जो सोशल एविल्स होते हैं, सामाजिक जो भेदभाव हैं, चाहे धर्म के आधार पर भेदभाव की बात करें, चाहे जाति के आधार पर बात करें, चाहे वर्ग के आधार पर बात करें, चाहे लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इसकी बात करें, इसको खत्म करती है, इसको कम करती है। तो किसी भी सोसाइटी को आगे ले जाने में, उसके विकास में एजुकेशन, शिक्षा का रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी देखा गया है कि एजुकेशन के थ्रू एक और हम बात कर रहे हैं कि जो सामाजिक भेदभाव है इसको खत्म किया जा रहा है, तो दूसरी ओर धर्म के आधार पर भेदभाव की बात करें, जाति के आधार पर भेदभाव की बात करें, लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव की बात करें, ठीक है, या वर्ग के आधार पर, क्लास के आधार पर भेदभाव की बात करें, इसको बढ़ावा मिल रहा है। तो किस तरह से इनडायरेक्ट तरीके से भी एजुकेशन के थ्रू जो बच्चे स्कूल में जाके जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसके थ्रू भी जो ये सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, सोशल जो एविल्स की बात करते हैं, ठीक है, धर्म के आधार पर जो भेदभाव की बात करते हैं, इसको एजुकेशन के थ्रू किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम जानेंगे, समझेंगे कि मार्जिनलाइजेशन या हाशियाकरण क्या है। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और वर्ग, क्लास के आधार पर हाशियाकरण या मार्जिनलाइजेशन को किस तरह से एजुकेशन के थ्रू बढ़ावा मिल रहा है। और लास्ट में हम जानेंगे कि इस मार्जिनलाइजेशन या हाशियाकरण को एजुकेशन के थ्रू किस तरह से इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ एजुकेशन इन रिप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस एंड चैलेंजेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन, प्रभुत्व और हाशिए की चुनौतियों को पुनः प्रस्तुत करने में शिक्षा की भूमिका। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक और जहां एजुकेशन के थ्रू जो सोशल एविल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं हमें ये भी देखने को मिलता है कि एजुकेशन के थ्रू ही इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं
जो ये सोशल एविल्स है, सामाजिक बुराइयां हैं, जो रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा भी मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि एजुकेशन के रोल की हम बात करेंगे कि किस तरह से एजुकेशन मार्जिनलाइजेशन को खत्म करने की भी एजुकेशन के थ्रू कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के थ्रू इन चीजों को और बढ़ावा भी मिल रहा है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, हाशियाकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है, मार्जिनलाइजेशन मतलब मार्जिन पर किसी को कर देना, किसी को बिल्कुल किनारे कर देना। इट मीन्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम और टू बी लेफ्ट ऑन द साइडलाइंस। किसका क्या मतलब है, मुख्य धारा से अलग रह जाना या किनारे पर रह जाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेन स्ट्रीम क्या होती है, मुख्य धारा क्या होती है। तो हम किसी भी सोसाइटी को देखते हैं तो सोसाइटी के लोग होते हैं, ठीक है, एक डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ सब आगे बढ़ते हैं, सब बच्चे एजुकेशन लेते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो भी राइट्स मिल रहे हैं, लोग उसको यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी फैसिलिटीज मिल रही है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। तो इस तरह के जो लोग हैं हमारे बीच में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन फिर भी हमसे अलग थलग रहते हैं। आप अक्सर रोड पे आते जाते हुए ट्रैफिक रेड लाइट पे देखो, कुछ बच्चे हैं, लोग दिख जाएंगे आपको, ठीक है, पैसा मांगते हुए। ठीक है, तो इस तरह के अगर लोग आप इनको ध्यान से देखेंगे तो हमारे बीच में ही है, लेकिन बिल्कुल हम सबसे अलग हैं। जिस तरह से उस सोसाइटी में रहकर हम गवर्नमेंट के जो भी फैसिलिटीज हैं हम उसको यूज कर पा रहे हैं, वो लोग उन चीजों को उतना यूज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, मार्जिनलाइज। ठीक है, तो इट इज द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ सम पीपल और ग्रुप इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी और बीइंग लेस पार्टिसिपेंट इन द मेन स्ट्रीम, कि कुछ लोगों अथवा समूह का समाज के विकास में शामिल ही ना होना या मुख्य धारा में कम भागीदार होना ही हाशियाकरण है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिन पर कर देना, ठीक है, लोगों को बिल्कुल साइड कर देना। जो भी सोसाइटी में बाकी के लोग जो भी फैसिलिटीज, जो भी सुविधाएं ले रहे हैं, सोसाइटी में कुछ ग्रुप ऐसा भी है उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही। रीजन हो सकता है कास्ट बेस्ड, हो सकता है उनके क्लास के ऊपर, उनके रिलीजन के ऊपर, उनके कल्चर के ऊपर, ठीक है, आधार पर उनको बिल्कुल सोसाइटी में अलग थलग कर दिया है। ठीक है, तो ये सब रीजन हो सकता है। तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब है बिल्कुल अलग थलग हो जाना, कर देना। ठीक है, इट इज द एक्सक्लूजन ऑफ पीपल सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और लीगली, कि ये लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से बहिष्कार कर देना है। अगर हम सोशली की बात करें तो चाहे कास्ट बेस, ठीक है, कल्चर बेस, रिलीजन बेस, जब हम किसी को अपने से अलग थलग कर देते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली की हम बात करें तो आजकल हम देखते हैं अमीरी गरीबी, जो जिसके पास पैसा है उसको हर कोई पूछता है, और जिसके पास पैसा नहीं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, हम देखते हैं उनका, चाहे सोशली देखते हैं, पॉलिटिकली देख लें, लीगली देखते हैं, उनका कहीं ना कहीं शोषण हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिकली भी देखते हैं कि बिल्कुल लोगों को अलग थलग कर दिया जाता है। एक और आप देखोगे कोई वीआईपी एरिया है तो वहां पे हर तरह की फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन अगर कहीं पे गरीब लोग ज्यादा रहते हैं तो ना पानी की, ना सड़क की, किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं मिलती, उनको बिल्कुल अलग थलग ही उस एरिया को कर दिया जाता है। तो सोशली भी देखने को मिलता है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और लीगली, जब कानूनी रूप से, ठीक है, या राजनीतिक रूप से किसी को अलग थलग कर दिया जाए। जैसे हम देखते हैं रिफ्यूजी लोग हैं, ठीक है, इस तरह के लोग, और जैसे ट्राइबल हम देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको बाकी उस सोसाइटी में जो और लोगों को फैसिलिटीज मिलती हैं उन लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, तो इट इज द एक्सक्लूजन ऑफ पीपल, कि लोगों को अलग थलग कर देना, किस आधार पर, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और लीगली। ठीक है, being left out of the mainstream, marginalized people remain poor and they are unable to make full use of resources और अपॉर्चुनिटी, कि सोसाइटी में चाहे उनके धर्म के आधार पर, उनकी जात के आधार पर, उनके कल्चर के आधार पर, आर्थिक रूप से जो हम कह सकते हैं कि पैसे के आधार पर, ठीक है, उनको जब सोसाइटी में बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है तो ये बेचारे गरीब ही रह जाते हैं और जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका सही से यूज नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को हम मार्जिनलाइज कहते हैं।
ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, एक घटना है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको मार्जिनलाइजेशन। ओके। इट लिमिट्स द अपॉर्चुनिटीज एंड मीन्स फॉर सर्वाइवल, कि ये जीवित रहने के लिए अवसरों और साधनों को सीमित करता है। देयर कैन बी मैनी रीजन फॉर दिस, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, चाहे लैंग्वेज हो सकती है, कस्टम हो सकता है, कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, जेंडर, क्लास। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिससे लोगों को, सोसाइटी में कुछ लोगों को या ग्रुप को बिल्कुल जो बाकी के लोग हैं उनको बिल्कुल अपने से अलग थलग मानते हैं, अपने से अलग थलग कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है, कि रोल ऑफ एजुकेशन इन रिप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस एंड चैलेंजेस ऑफ मार्जिनाइजेशन। और रेफरेंस की बात करें तो क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, कि किस तरह से एजुकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं हम क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से किस तरह से एजुकेशन के थ्रू इनको प्रमोट किया जा रहा है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्लास की बात करें, क्लास एंड एजुकेशन, वर्ग और शिक्षा, तो आज के डेट में अगर हम देखें, ठीक है, तो at the present the quality of education received by the student depends on the type of school they attend, what facilities they get। कि अगर हम आज के टाइम में बात करें तो एजुकेशन की क्वालिटी, ठीक है, या बच्चों का स्टेटस इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट में भी लो बजट वाला प्राइवेट है या हाई बजट वाला प्राइवेट है, किस तरह के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो स्कूल में पढ़ना भी बच्चों के लिए एक स्टेटस सिंबल है कि कौन किस ब्रांड के स्कूल में पढ़ रहा है। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई इतना नहीं पूछता, लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उस हिसाब से आपको जाना जाता है, आपको माना जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर माने तो अगर कोई सरकारी स्कूल में जाता तो कहते हैं भाई गरीब है, पैसा नहीं इसके पास, और कोई बड़े से प्राइवेट स्कूल में जाता कहते हैं इसके पास बहुत पैसा है, इसका स्टेटस बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं स्कूल के आधार पर भी इस तरह का हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कि सरकारी स्कूल को देखें तो अलग थलग कर दिया जाते हैं और प्राइवेट स्कूल को हम देखें तो ज्यादा वैल्यूज दी जाती है। आजकल अगर नेताओं को देखोगे, आप सरकारी ऑफिसर्स को देखोगे, जितने भी सरकारी स्कूल का बखान कर ले लेकिन अपने बच्चों को भेजेंगे प्राइवेट स्कूल में, तो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और वहीं अगर हम बात करें कास्ट बेस, ठीक है, कास्ट एंड एजुकेशन की बात करते हैं, तो अक्सर आप जो भी स्कूल्स की जो बुक्स होती हैं आप उसमें देखो, अगर अपर क्लास के लोगों को देखो, ठीक है, या अपर कास्ट के लोगों को देखो, तो उनको देखेंगे अच्छी ड्रेस में दिखाया जाता है, ठीक है। और वही अच्छी ड्रेस में अच्छे एरिया में दिखाया जाता है। और वही अगर आप जो लोअर कास्ट है उसको अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फटे पुराने कपड़े, स्लम एरिया में इस तरह से उनकी पिक्चर दिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे जब उसको पढ़ते हैं बुक को तो उनको लगता है कि अच्छा, जो झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके फटे कपड़े होते हैं, वो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, और जो अच्छे कपड़े में होते हैं, अच्छी जगह रहते हैं, वो अपर कास्ट के होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में भी वो पिक्चर स्टार्टिंग से घर कर जाती है कि अच्छा, फटे कपड़े हैं तो लोअर कास्ट है और वैसे हैं तो है। तो ये भी देखते हैं हमें बुक्स से, इस तरह का बच्चों का माइंडसेट बन जाता है। और सेम अगर हम जेंडर की बात करें तो अक्सर आप बुक्स में देखेंगे तो मेल को, लड़कों को दिखाया जाता है बुक्स में। अगर फोटो इस तरह की होती है कि लड़कों को घर की बाहर की जो एक्टिविटीज है उसमें दिखाया जाता है, तो लड़कियों को घर के अंदर के काम काज करते हुए दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही बुक्स के थ्रू और हम एक माइंडसेट बना दिया जाता है, स्टीरियोटाइप माइंडसेट, कि अच्छा, लड़कियां जो है घर के अंदर का काम करती हैं और लड़के घर के बाहर का जो भी चीज है वो करते हैं। तो बचपन से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम रिलीजन की बात करें तो आप अक्सर बुक में देखिए तो उसमें जो अलग अलग जो धर्म के लोग हैं उनके लिए अलग अलग पोशाक दिखाई जाती है, हिंदू की अलग, मुस्लिम की अलग, सिख की अलग, जैन की अलग, बौद्ध की अलग, ईसाई की अलग। तो उसको देखते ही बच्चों के माइंड में आ जाता है अच्छा, इस तरह का ड्रेस होगा तो ये मुस्लिम होगा, इस तरह का होगा तो हिंदू होगा, इस तरह का होगा सिख होगा, इस तरह का होगा ईसाई होगा, इस तरह का होगा बौद्ध होगा। तो मन में उनके पिक्चर बैठ जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एजुकेशन के थ्रू, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं एजुकेशन का दूसरा एस्पेक्ट, कि किस तरह से एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, जो ये हाशियाई समूह है, जो मार्जिनाइज्ड ग्रुप है, इनको आगे बढ़ाया जा रहा है।
इनकी जो गरीबी है या इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक और एजुकेशन कहीं ना कहीं इसको प्रमोट भी हो कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसको खत्म करने के लिए भी एजुकेशन के थ्रू एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अगर हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इस तरह के मार्जिनलाइज ग्रुप की बात करते हैं, चाहे कास्ट बेस पर, चाहे क्लास बेस पर, चाहे लैंग्वेज बेस पर, चाहे रिलीजन बेस पर, पहले से ही इनका काफी शोषण किया जा रहा है। ठीक है, हमेशा इनको इग्नोर किया जा रहा है सोसाइटी में। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1947 में हमें फ्रीडम मिली, और उसके बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसी बनाई, ठीक है, अलग अलग कमीशन बनाए, और इसके थ्रू क्या कोशिश की गई ताकि इस तरह का जो ग्रुप है उसको ऊपर लाया जाए, उनकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसको अच्छा किया जाए और उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं, चाहे सोशली देखते हैं, चाहे पॉलिटिकली देखते हैं, चाहे इकोनॉमिकली देखते हैं, ठीक है, चाहे लीगली देखते हैं, कि गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स किए। तो अब हम जानते हैं कि क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं इस तरह के ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए, आगे लाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स, कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, सभी के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, सभी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी, स्टेशनरी मिलेगी, ठीक है, मिड डे मील सभी को फ्री में मिलेगा, स्कॉलरशिप सभी को फ्री में मिलेगी, ताकि सभी को एजुकेशन मिल सके और जो भी उनका स्टेटस है, ठीक है, जो भी उनकी स्किल है उसको डेवलप किया जा सके। इसके अलावा, ठीक है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, बालवाड़ी एंड अडल्ट एजुकेशन सेंटर इन रिमोट एरियाज एंड इन एक्सेसिबल एरियाज, कि ऐसे एरिया, अगर आप शहर में देखोगे तो हर जगह स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी इलाकों में देखोगे, हिली एरिया में देखोगे, वहां पे एक डिस्टेंस पे स्कूल खोलना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये कोशिश की गई है कि जगह जगह जहां पे भी एक पॉपुलेशन है वहां पे स्कूल, एजुकेशन सेंटर ओपन किए जाए, ताकि हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच सके। और एक अच्छी एजुकेशन आपको जमीन से सीधा आसमान तक लाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ऐसे बहुत सारे हुए हैं जो गरीबी से आगे बढ़कर एजुकेशन की वजह से हाईएस्ट पोस्ट पर आए हैं। ठीक है, तो इसलिए जगह जगह एजुकेशन सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि सभी तक एजुकेशन पहुंच सके। टू डेवलप करिकुलम एंड टीचिंग मटेरियल इन ट्राइबल रिलीजनल लैंग्वेज, ठीक है, कि अगर हम बात करें चाहे रीजनल लैंग्वेज है या ट्राइबल एरिया में, तो अगर हम बात करें आर्टिकल 350 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि बच्चों को उनकी मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन दी जाए। तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो जो भी मटेरियल है उस लैंग्वेज में डेवलप किया जाए। तो ये भी कोशिश की जा रही है कि अलग अलग लैंग्वेज में जो स्टडी मटेरियल डेवलप किया जाए ताकि बच्चे इजीली सीख सकें, ठीक है, चीजों को जान सके, समझ सके। तो ये भी एफर्ट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं कि अलग अलग लैंग्वेज में करिकुलम और स्टडी मटेरियल डेवलप किया जाए। इसके अलावा स्कॉलरशिप एंड रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, अनुसूचित जातियों के शिक्षकों की भर्ती, अगर टीचर की हम रिक्रूटमेंट देखते हैं तो उसमें जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, इनके लिए भी अलग से कुछ सीटों में परसेंटेज होती है, तो इनको भी अवसर दिए जा रहे हैं ताकि ये भी आके टीचर बने और अच्छा करें। ठीक है, प्रोविजन ऑफ हॉस्टल फैसिलिटीज, तो कम रेट में हॉस्टल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि अगर मान लो कोई ट्राइबल है, कोई रिमोट एरिया में रहता है, वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वो शहर में आते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जब आते हैं जहां पे एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो वहां पे उनको हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए ताकि आके वहां पे रहकर एजुकेशन ले सकें बच्चे। टू ओपन स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज, की आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय खोलना ताकि वहां के बच्चे भी एजुकेशन ले सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक है, और आज देखोगे कि हमारी जो प्रेसिडेंट जो बनने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू, तो वो भी किससे संबंध रखती हैं, ट्राइबल एरिया से, लेकिन उनकी एजुकेशन की वजह से ही आज देखो कहां तक एक हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचने वाली हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में जो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ओबीसी, इस तरह से की जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए ताकि उन तक एजुकेशन को पहुंचाया जा सके, उनको एक अच्छी एजुकेशन दी जा सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि किस तरह से
एक और हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है, ये जो सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे रिलीजन बेस पर, कास्ट बेस पे, क्लास, जेंडर, इसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से ही इसको प्रमोट कर रही है। लेकिन दूसरी साइड इन चीजों को खत्म करके इन लोगों को ऊपर लाने का प्रयास कर रही है, इनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि एक कंट्री में अगर हर कोई पढ़ा लिखा होगा तो देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप सब जरूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में 1964 में एक कमीशन बनाया गया था जिसको कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। 1966 में इस कमीशन ने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो इसने एक स्टेटमेंट दिया, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम, कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्लासरूम की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। तो अगर क्लासरूम इतना ज़्यादा अहम है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? टीचर्स की। तो टीचर्स का रोल इतना ज़्यादा अहम हो जाता है। अ गुड टीचर कैन क्रिएट द नेशन, अ गुड टीचर कैन बिल्ड द नेशन। और अगर हम इसका अपोजिट बात करें, एक खराब टीचर एक देश का भविष्य, इस दुनिया का भविष्य, बच्चे का भविष्य तबाह कर सकता है, खराब कर सकता है। और अगर हम NEP 2020 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि ऑल ओवर इंडिया में 10,000 से ज़्यादा ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, वो बच्चों को सिखा नहीं रहे बल्कि डिग्रियां बेच रहे हैं। तो अगर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही ऐसे होंगे जो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, जो टीचर ट्रेनिंग्स को सही से एजुकेशन नहीं देंगे, तो टीचर जो ट्रेनिंग से सीखेंगे क्या? और अगर टीचर ही अच्छा नहीं होगा तो देश का जो भविष्य है वो कभी भी एक अच्छी दिशा में, एक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए NEP 2020 में ये बात की गई है कि किस तरह से टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उनकी हालत को सुधारा जाए ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सकें और एक अच्छे टीचर्स को तैयार किया जा सके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही जानेंगे, यही समझेंगे कि NEP 2020 में टीचर एजुकेशन को लेकर कौन कौन सी बातें की गई है। अभी आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी कि अब जो BEd है 4 ईयर की होने जा रही है। तो BEd 4 ईयर की मतलब आप 12th के बाद 4 ईयर का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, ठीक है, 4 ईयर की BEd होगी। और आपने ये भी सुना होगा कि 2 ईयर की जो BEd है आगे रहेगी नहीं रहेगी, और 1 ईयर की भी BEd, ठीक है। तो इस सारी की सारी जो बातें हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे, हम समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, NEP 2020 में टीचर एजुकेशन को लेकर कौन कौन सी बातें की गई, क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई गई और उसका क्या क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में बताया गया। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम टीचर एजुकेशन की बात करें तो टीचर एजुकेशन इज अ वाइटल इन प्रोड्यूसिंग टीचर्स हु शेप द न्यू जनरेशन, की शिक्षक शिक्षा नई पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। टीचर प्रिपरेशन इज एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड नॉलेज, कि शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच या बहुविषयक दृष्टिकोण की बात करें तो आप सबको पता है, आप जब BEd DLEd इस तरह के टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम करते हैं तो इसमें आपको आपकी पेडागोजी के अलावा आपको और भी डिसिप्लिन पढ़ाए जाते हैं, जैसे फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, गाइडेंस काउंसलिंग, करिकुलम, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट, ICT। तो अलग अलग डिसिप्लिन आपको पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए इसको हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, ठीक है। और यही नॉलेज, यही अप्रोच जब आप स्कूल में जाएंगे, आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपके काम आएगी, आप बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। काफी कुछ चीजें बच्चों को आप सिखा सकते हैं। गुड टीचर एजुकेटर्स आर नीडेड फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, कि अगर हम क्वालिटी टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए अच्छे टीचर एजुकेटर्स का होना भी बहुत जरूरी है।
ठीक है। और इसके साथ साथ थ्रू दिस अ गुड नेचर एंड वैल्यूज कैन बी इनकलकेटेड इन द फ्यूचर टीचर्स, कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू जो हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं उनमें अच्छा स्वभाव, अच्छा नेचर और अच्छे वैल्यूज डेवलप किया जा सकता है। टीचर्स कैन बी इंट्रोड्यूस टू इंडियन वैल्यूज, लैंग्वेजेस, नॉलेज एंड ट्रेडिशन, कि शिक्षकों को भारतीय जो मूल्य हैं, ज्ञान है, भाषा है, परंपरा है, उससे भी परिचित करवाया जा सकता है। एक टीचर के लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने कंट्री को समझे, यहाँ की जरूरतों को समझे, बच्चों की नीड को समझे और उस हिसाब से बच्चों को एजुकेशन दे। टीचर कैन बी मेड familiar with the latest advances in education and pedagogy, कि अगर एक टीचर चाहता है कि वो अपने क्लास में जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है इफेक्टिव तरीके से हो, बच्चा खुशी खुशी सीखे और टीचर भी अच्छे से पढ़ा सके, तो इसके लिए टीचिंग में जो भी एडवांसेस, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए मेथड्स आ रहे हैं, उससे उसको इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है, उसके बारे में उसका पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए टीचर कैन मेड फैमिलियर विद द लेटेस्ट एडवांसेस इन एजुकेशन एंड पेडागोजी, कि शिक्षकों को शिक्षा और शिक्षा शास्त्र में जो भी नवीन प्रगति हो रही है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी मेथड्स आ रहे हैं, उसका पता होना बहुत जरूरी है ताकि उसको यूज कर सके। ठीक है। और टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सके। और अगर प्रॉब्लम की बात करें कि टीचर एजुकेशन के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो एनईपी 2020 में जिक्र किया गया है कि 2012 में जेएस वर्मा कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो दी उसमें कहा गया कि ऑल ओवर इंडिया में 10,000 से ज्यादा ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो अपना काम ईमानदारी से कर ही नहीं रहे, वो बच्चों को सिखा नहीं रहे बल्कि डिग्रियां पैसों के दम पर बेच रहे हैं। ठीक है। तो जो हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के लिए, यहाँ के फ्यूचर के लिए एक बहुत ज्यादा खराब बात है। तो ऐसे में efforts made in this direction have neither been able to stop corruption, कि इस डायरेक्शन में, इस दिशा में अभी तक जो भी कदम उठाए गए वो करप्शन को पूरी तरीके से रोक नहीं पाए, और नोर हैव बीन एबल टू इम्प्लीमेंट बेसिक स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी, और गुणवत्ता के लिए जो बुनियादी जो मानक थे वो भी उसको स्थापित नहीं कर पाए। तो इस दिशा में गवर्नमेंट ने जो भी अपनी तरफ से स्टेप लिया, करप्शन पूरी तरीके से कम नहीं कर पाया। ठीक है। ना ही जो एक बेसिक स्टैंडर्ड थे उसको स्थापित कर पाए। तो इसीलिए इसी का रिजल्ट है कि 10,000 से ज्यादा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जो डिग्रियों को बेच रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। ठीक है। देयरफॉर इसलिए जरूरत है टीचर एजुकेशन में जो क्रेडिबिलिटी है, इफेक्टिवनेस है और क्वालिटी है उसको रिस्टोर करने की, उसको फिर से स्थापित करने की जरूरत है, ताकि टीचर एजुकेशन में क्वालिटी आएगी तो अच्छे टीचर्स को तैयार किया जा सकता है। और अगर अच्छे टीचर्स क्लास में जाएंगे तो हम जो किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर है वो अच्छे दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है। हमारा जो यूथ है अच्छी चीजें सीखेगा और अपने गोल को अचीव करेगा। अब हम बात करें हाउ टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में कैसे सुधार लिया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ बातें बताई गई हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशन, जैसे जेएस वर्मा कमीशन ने जो बोला कि 10,000 से ज्यादा जो इंस्टीट्यूशन है जो अपना काम ढंग से कर ही नहीं रहे, डिग्रियों को बेच रहे हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन पर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम चलाया जाए। तो अभी तक तो हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन अलग होती है और बीएड अलग, लेकिन दोनों को एक साथ करके एक 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम चलाया जाए। ठीक है। इसके साथ साथ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम, जैसे मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एक नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, हम नीट की बात करते हैं, हम जेई की बात करते हैं, तो उसी तरीके से टीचर एजुकेशन के लिए भी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेबलाइजमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज, कि अभी तक ये देखा जाता है कि हर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया कि 2030 तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी में एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होने चाहिए जो रिसर्च के साथ साथ बीएड प्रोग्राम को भी रन करें। क्वालिटी पीएचडी प्रोग्राम की गुणवत्तापूर्ण पीएचडी कार्यक्रम, इसके साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एट ऑल लेवल, की सभी स्तरों पर शिक्षकों का व्यावसायिक विकास करना, और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग की सलाह के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना। तो ये कुछ तरीके बताए गए जिसके थ्रू
टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, उनको नॉलेज ना देकर डिग्रियां बेच रहे हैं, तो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी भी कंट्री के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इनको सबसे पहले एक वार्निंग दी जाए और फिर भी नहीं मानते तो इनके अगेंस्ट में सख्त एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट बात करते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2030 तक टीचर एजुकेशन के लिए जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और नई चीज, अभी तक हम 3 ईयर की ग्रेजुएशन करते हैं और 2 ईयर की बीएड करते हैं, तो टोटल हमारा 5 ईयर का टाइम लगता है। लेकिन जब बीएड प्रोग्राम 4 ईयर का इंटीग्रेटेड हो जाएगा तो इससे हमें दो फायदे होंगे। कौन कौन से फायदे होंगे? द 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड विल बी अ ड्यूअल मेजर होलिस्टिक बैचलर डिग्री, इसमें 2 डिग्री हमें मिलेगी। कौन कौन सी? एक तो बीएड की प्रोफेशनल डिग्री मिल रही है और एक साथ के साथ एक अलग सब्जेक्ट में, ठीक है, स्पेशलाइजेशन की भी डिग्री हमें मिलेगी। कौन सा? जैसे लैंग्वेज हो गया, हिस्ट्री, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट, फिजिकल साइंस। तो इससे हमें डबल फायदे हो रहे हैं और हमारा 1 साल का टाइम भी बच रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग द 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड may also run a 2 ईयर बीएड, ठीक है, फॉर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ बैचलर डिग्री इन अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, कि जो स्टूडेंट 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए उस टाइम भी बीएड प्रोग्राम 2 ईयर का होगा। लेकिन ये 2 ईयर का बीएड प्रोग्राम सभी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन नहीं कर सकते। ये सिर्फ वही टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन कर सकते हैं जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड चला रहे हैं, वही 2 ईयर का बीएड प्रोग्राम रन कर सकते हैं। और ये उनके लिए होगा जो ग्रेजुएट्स हैं और जो टीचर एजुकेशन में अपना करियर देखते हैं और जिनको लगता है कि नहीं वो एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे के लिए 2 ईयर का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ 1 ईयर का भी बीएड प्रोग्राम चलाया जाएगा। किसके लिए? ठीक है, तो 1 ईयर बीएड में ऑल्सो बी ऑफर्ड फॉर कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। जैसे आज के टाइम में ऑनर्स जब करते हैं, हिस्ट्री है, ठीक है, पोल साइंस है, लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश है, तो ऐसे में जो स्टूडेंट 4 ईयर की ग्रेजुएशन करेंगे एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में, तो उनके लिए जो बीएड प्रोग्राम कितने ईयर का हो जाएगा? 1 ईयर का। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि बीएड प्रोग्राम जो है 4 ईयर का भी होगा, 2 ईयर का भी होगा और 1 ईयर का होगा? ठीक है, तो इसका जो मेन रीजन है, ठीक है, जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, उनको टीचर एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट करना। क्योंकि ऐसे बच्चे अगर टीचर एजुकेशन में आएंगे, तो अगर ऐसे बच्चे टीचर बनते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे कंट्री का जो फ्यूचर है ब्राइट होगा। अच्छे टीचर आएंगे तो स्टूडेंट को भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं, जिससे स्टूडेंट भी अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। ठीक है, इसके साथ के साथ स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है, ताकि स्कॉलरशिप और बीएड प्रोग्राम 4 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, इनके थ्रू जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उसको अट्रैक्ट किया जा सके इस प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, इसके साथ के साथ जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, उसके साथ एक अच्छा रेपो बिल्ड करना है। ठीक है, एक अच्छा नेटवर्क स्थापित करना है, क्योंकि एक और जहां बच्चों को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रहा है, तो वहीं स्कूल्स में जाकर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। तो इसीलिए हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल्स है, जो सोसाइटी, इनमें एक अच्छा लिंक, तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है, जेई चाहे नीट की बात करें, तो उसी तरीके से टीचर एजुकेशन में भी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? ठीक है, इस प्रोग्राम के थ्रू उन्हीं वही बच्चे टीचर एजुकेशन में आएंगे जिनका मन है, जिनका एप्टीट्यूड है, जो टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो ऐसे बच्चे हैं जो खुद को एक टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसे ही बच्चे टीचर एजुकेशन में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेबलाइजमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज, कि सभी यूनिवर्सिटीज में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाए। अभी तक सभी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन
2030 तक हर यूनिवर्सिटी में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए जो रिसर्च के साथ साथ बीएड प्रोग्राम भी रन करेंगे। तो ऐसे में क्या फायदा होगा बच्चों का? तो बच्चों का ये फायदा होगा, ठीक है, कि टू रन बीएड प्रोग्राम इन कोलेबोरेशन विथ अदर डिपार्टमेंट। मान लो एक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उसके साथ साथ साइकोलॉजी का भी डिपार्टमेंट है, फिलोसफी का भी डिपार्टमेंट है, लैंग्वेज का भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। तो ऐसे में जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो स्पेशलाइज्ड जो टीचर हैं, ठीक है, वो उनकी हेल्प से बीएड जो प्रोग्राम में चलाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो फिलोसफी के एक्सपर्ट्स हैं, जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं, ये भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो अलग अलग सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो इससे फायदा होगा कि ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइज जो अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे वो बच्चों के साथ इस तरह के एजुकेटर्स जुड़ेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, ठीक है। अगर हम क्वालिटी पीएचडी प्रोग्राम की बात करते हैं, तो ऑल फ्रेश PhD एंट्रेंस, ठीक है, will be required to take credit based course in teaching pedagogy writing related to their chosen PhD subject during their doctoral training program। कि जो भी हम बात करते हैं PhD जो स्टूडेंट हैं जो PhD कर रहे हैं, तो उनको साथ PhD के साथ साथ जो क्रेडिट बेस्ड कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स, जिस सब्जेक्ट में वो PhD कर रहे हैं तो उसमें टीचिंग, पेडागोजी, राइटिंग रिलेटेड इस तरह के क्रेडिट बेस्ड कोर्स भी उनको साथ के साथ उनको सिखाया जाए, बताया जाए, ठीक है। तो इससे एक तरह से क्या होगा कि स्पेशलाइजेशन आएगा, और जब वो PhD करके निकलेंगे, आगे जब टीचर बनेंगे, जाएंगे स्कूल में, जाएंगे कॉलेज में जाएंगे, तो वो जो भी हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो अपनी नॉलेज है बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो PhD, क्वालिटी PhD की बात करें तो PhD के दौरान भी इस तरह के जो कोर्सेज हैं चलाए जाए PhD स्कॉलर्स के लिए। इसके साथ के साथ ड्यूरिंग PhD अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड, ठीक है, ड्यूरिंग PhD अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड टू रिसर्च स्टूडेंट फॉर पेडागोजिकल प्रैक्टिस, करिकुलम बिल्डिंग, डेवलपमेंट, रिलायबल असेसमेंट सिस्टम। कि PhD के साथ साथ, ठीक है, स्टूडेंट को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस की, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट की, और रिलायबल असेसमेंट जो सिस्टम है। तो साथ के साथ इस एरिया में भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए करने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। क्योंकि यही आगे जब स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे तो पहले से अगर चीजें पता होंगी, चीजें सीखी होंगी, तो कहीं ना कहीं इनके लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एट ऑल लेवल, कि सभी स्तरों पर शिक्षकों का व्यावसायिक विकास करने के लिए, चाहे स्कूल की बात करें चाहे कॉलेज की बात करें, तो इस तरह से जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, चलाए जाएं। और इसके साथ साथ आज की डेट में हम बात करें द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच एज स्वयं दीक्षा, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, काफी सारे ऑनलाइन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं टीचर्स के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट है टीचर्स को मिलेगा, उनकी जो प्रोफेशनल जो एफिशिएंसी है वो डेवलप होगी, ठीक है। नई नई जो टेक्नोलॉजी होंगी, एजुकेशन में एडवांसेस होंगे, उससे वो फेमिलियर होंगे, जिसका कहीं ना कहीं उनके पर्सनैलिटी, ठीक है, और बच्चों की नॉलेज, तो उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। वो टीचिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नए नए जो मेथड्स हैं उसको यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, सलाह के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाए, ठीक है। और नेशनल मिशन विल बी सेट अप फॉर कंसल्टेशन, की परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाए। और इसमें जो भी, ठीक है, इट विल हैव अ लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर रिटायर्ड फैकल्टी, कि इसमें जो भी उत्कृष्ट वरिष्ठ और सेवानिवृत्त जो संकाय है उसका एक समूह होगा जो इस दिशा में काम करेंगे, जो सुझाव देने का काम करेंगे, ठीक है। इट विल प्रोवाइड एडवाइस टू यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर, कि यह विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको सलाह प्रदान करेगा, ठीक है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि NEP 2020 में टीचर एजुकेशन को लेकर क्या क्या बातें की गई, क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई गई, और उनका क्या क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में बताया गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा दो और डिग्री लो। बहुत सारे इंडिया में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो इसी तरीके से बीएड करवाते हैं, जिसमें आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता,
ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, सिर्फ आप पैसा दो और बीएड की डिग्री ले लो। लेकिन अगर इस तरह से आप घर पर बैठे बैठे बीएड करेंगे तो क्या आप जब घर से बाहर जाएंगे, कंपटीशन में जाएंगे, तो क्या उस कंपटीशन को झेल पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि घर में बैठे बैठे बीएड किया है तो जिंदगी भर घर में ही बैठना पड़े। एनईपी 2020 में भी यह कहा गया है कि बहुत सारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, बल्कि पैसा लेकर उनको डिग्रियां बेच रहे हैं। तो ऐसे में अच्छे टीचर कैसे तैयार होंगे? हम देखते हैं कि इंडिया में टीचर्स की कमी नहीं है, बल्कि अच्छे टीचर्स की कमी है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो अगर हम चाहते हैं कि टीचर्स को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो उसके लिए अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। तो अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हम किसे कहेंगे? जहाँ पे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हों, अच्छे टीचर एजुकेटर्स हों, और जहाँ पर सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हो, ताकि बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सके, समझाया जा सके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अप्रोच टू टीचर एजुकेशन कि शिक्षक शिक्षा के जो अलग अलग दो दृष्टिकोण हैं हम उसकी बात करेंगे, जिसमें यह कहा गया है कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, जहां पर अलग अलग कोर्सेज हो। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज का मतलब है कि अगर आप मान लो बीएड कर रहे हैं तो आप साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, फिलोसफी भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे। तो अगर इस तरह का कॉलेज हो मल्टी डिसिप्लिनरी, जहाँ पे फिलोसफी का अलग डिपार्टमेंट हो, साइकोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट हो, हिंदी का अलग डिपार्टमेंट हो, तो आपको एक ही कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। आपको कहीं दूसरी जगह से एक्सपर्ट्स को बुलाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपको लर्निंग का एक बहुत ही गोल्डन चांस आपको मिलेगा, आप बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। तो एनईपी 2020 में अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन कुछ बताए गए हैं कि बीएड जो होनी चाहिए 4 ईयर का इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट होने चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज होना चाहिए, और जो इस तरह की जो फेक इंस्टीट्यूशन है जो सिखा नहीं रहे बल्कि डिग्रियां बेच रहे हैं, ऐसे पे एक्शन लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अप्रोच टू टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के जो दृष्टिकोण है उसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं अप्रोच टू टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण, और इसको लेकर एनईपी 2020 में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या कहा गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को जानेंगे, समझेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अगर टीचर एजुकेशन की बात करें, इफ गुड टीचर्स आर नीडेड देन गुड टीचिंग एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, कि अगर हमें अच्छे शिक्षक चाहिए तो अच्छी एजुकेशन, अच्छी टीचिंग, अच्छी ट्रेनिंग का होना जरूरी है। एंड गुड कॉलेजेस आर नीडेड फॉर गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि अच्छी एजुकेशन और अच्छी ट्रेनिंग के लिए अच्छे कॉलेजेस का भी तो होना जरूरी है। और अच्छे कॉलेजेस हम किन्हें कहेंगे? जहां पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हों, अच्छे टीचर एजुकेटर्स हों, जहां पर जो रिसोर्सेस हैं, जो टीचिंग मटेरियल है वो अवेलेबल हो। तो ऐसे कॉलेजेस को हम अच्छा कॉलेज कहेंगे। ठीक है, तो इसके क्या फायदे हैं? अगर किसी कॉलेज में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, अच्छे टीचर ट्रेनर, टीचर एजुकेटर्स होते हैं, ठीक है, और जो रिसोर्सेस हैं अवेलेबल होता है, तो वहां से जो टीचर ट्रेनीज हैं वो एक अच्छे शिक्षक बनकर, एक अच्छे टीचर बनकर निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं एक कंप्लीट टीचर। ठीक है, अच्छे शिक्षक बनकर निकलते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं, हमारे देश का भी दुर्भाग्य है कि बहुत सारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, बच्चों को समझा नहीं रहे, सिखा नहीं रहे, अच्छे टीचर्स तैयार नहीं कर रहे, बल्कि वो डिग्रियों को बेच रहे हैं, और जो हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं उनको अंदर से खोखला कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज उनको सीखनी चाहिए थी वो तो सीखी नहीं, सिर्फ पैसे के दम पर उनको डिग्री मिल गई। ठीक है, तो इसीलिए एनईपी 2020 में क्या कहा गया है कि क्वालिटी टीचर एजुकेशन के लिए कुछ अप्रोचेस बताए गए हैं, कुछ दृष्टिकोण बताए गए हैं। तो एक एक करके हम इन अप्रोचेस को देखते हैं, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अप्रोचेस टू टीचर एजुकेशन, फिर इन पॉइंट्स को एक एक करके हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज की बहुविषयक महाविद्यालय।
स्टेबलाइजमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना करना। तो अभी मैं एक एक पॉइंट आपको सिर्फ बता रहा हूं और इसके बाद हम एक एक पॉइंट्स पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, 4 वर्ष की एकीकृत बीएड डिग्री, और यूज ऑफ लेटेस्ट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी, नवीनतम और विश्वसनीय तकनीकी का प्रयोग। तो अभी हम अप्रोचेस टू टीचर एजुकेशन के पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्ट टर्म टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, अल्प अवधि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, यूज ऑफ इनोवेटिव एंड बेस्ट टीचिंग मेथड्स की नवीन और उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एनसीएफटी, एनसीएफटी का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, की शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करना, अगर नहीं माने तो उनकी जो लाइसेंस है, परमिशन है, उसको ही कैंसिल कर देना। ये भी बात कही गई है एनईपी 2020 में। अब हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज की बात करें, बहुविषयक महाविद्यालय की बात करें, तो एनईपी 2020 में कहा गया है कि टीचर एजुकेशन विल बी इंक्लूडेड इन मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज बाय 2030, कि शिक्षक शिक्षा को वर्ष 2030 तक बहुविषयक कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। तो देखो, अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज कहते हैं तो इसका क्या फायदा है। जैसे आप डीयू के कॉलेज में भी आए हैं तो वहां पे सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हिंदी भी होता है, फिलोसफी भी होता है, साइकोलॉजी भी होता है, ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग अलग डिसिप्लिन बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। अब इस तरह के कॉलेज में अगर एजुकेशन को भी शामिल कर दिया जाए तो फायदा क्या होगा। आप मान लो, आप अगर फिलोसफी पढ़ रहे हो तो आपको जो उस कॉलेज में जो फिलोसफी डिपार्टमेंट है उस जो फिलोसफी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीखने को मिलेगा। आप अगर साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आप बीएड कॉलेजेस में ज्यादातर देखो साइकोलॉजी लैब जो होती है सिर्फ नाम की होती है, उसको यूज नहीं किया जाता। लेकिन अगर मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज में होगे तो आपको वहाँ पे एक अच्छा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट लैब मिलेगी, वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करके चीजों को सीख सकोगे, ठीक है। आप अगर हिंदी है, इंग्लिश है, तो अलग जो इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, हिंदी का डिपार्टमेंट है, उसके एक्सपर्ट से आपको जानने सीखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज का फायदा ये है कि आपको अलग से एक्सपर्ट नहीं बुलाने पड़ते, बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट उस कॉलेज में आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी लर्निंग बहुत ही अच्छी होगी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज के क्या फायदे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें स्टेबलाइजमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन ऑल यूनिवर्सिटी, कि अभी तक हम देखते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि 2030 तक जो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बनाए जाएं, ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों को मिल सके। और आगे चल के इट विल अवॉर्ड बीएड, एमएड एंड पीएचडी डिग्री इन एजुकेशन, कि इन डिपार्टमेंट में बीएड, एमएड और साथ के साथ पीएचडी डिग्री जो है ये भी बच्चों को प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम, जो बहुत ही चर्चा का विषय है कि 4 वर्ष का एकीकृत बीएड कार्यक्रम। तो क्वेश्चन आता है क्या बीएड सच में 4 साल की हो जाएगी, क्या 2 साल की बीएड खत्म हो जाएगी। तो इसका भी आंसर एनईपी 2020 देता है, ठीक है। कि इसमें पहली बात कही गई है कि 2030 तक जो बीएड जो है, ठीक है, उसकी जो मिनिमम जो टीचर एजुकेशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन, स्कूल टीचर की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्या होगी, 4 ईयर की जो बीएड की इंटीग्रेटेड डिग्री है, जिसमें बीएड प्लस ग्रेजुएशन दोनों साथ में है। अभी आप करोगे तो 5 साल लगते हैं, लेकिन अभी इसका कितना टाइम लगेगा, 4 साल लगेगा, ठीक है। और आगे चल के जो मेन बात है कि बीएड 4 साल की भी होगी, 2 साल की भी होगी और 1 साल की भी होगी। तो कैसे, ठीक है। तो 4 साल की उनके लिए होगी जो 12th पास करके करना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है, ठीक है, उनके लिए 2 साल की होगी। जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए 2 साल की होगी, ठीक है। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने 4 ईयर की बैचलर डिग्री की है किसी सब्जेक्ट, स्पेसिफिक डिसिप्लिन में, सब्जेक्ट में, और जिन्होंने किसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री की है, तो उनके लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बीएड होगी 1 साल की होगी। लेकिन
ये सभी के सभी जो बीएड प्रोग्राम है हर कॉलेजेस में रन नहीं किया जा सकता, केवल उन्हीं कॉलेजेस में किए जाएंगे जो 4 ईयर की जो इंटीग्रेटेड बीएड जो चला रहे हैं जो कॉलेजेस इंस्टीट्यूट, सिर्फ उसी में ये 2 ईयर की 1 ईयर की बीएड जो है अवेलेबल होगी। अगर मान लो आप जिस कॉलेज में हैं, अगर एक कॉलेज आगे चलकर 4 ईयर का जो बीएड जो है इंटीग्रेटेड नहीं लेता, तो यहाँ पे 2 ईयर 1 ईयर ये सब कैंसिल हो जाएंगे। इसको 2 ईयर की परमिशन तभी मिलेगी जब इन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीएड है, ठीक है, उसकी परमिशन ले रखी हो। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ लेटेस्ट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी, नवीनतम और विश्वसनीय तकनीकी का प्रयोग। ठीक है, तो इसका क्या फायदा है? ट्रेनिंग इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विल बी प्रोवाइडेड इन ऑल बीएड प्रोग्राम्स, की सभी बीएड कार्यक्रमों में नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फायदा है इससे? कि दिस इंक्लूड पेडागोजी, जो पेडागोजी पढ़ाई जाएगी आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की, ठीक है, उसमें भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। मल्टी लेवल टीचिंग, ठीक है, बहुस्तरीय शिक्षण। कई बार हमें लगता है कि मल्टी लेवल टीचिंग क्या है, तो आजकल हम देखते हैं कि टीचर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कभी कभी 2-3 क्लास कंबाइंड कर दिया जाता है जिसको टीचर को लेना पड़ता है, और उस क्लास में हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट है जो बहुत ही प्रतिभाशाली है, ठीक है, बहुत जल्दी चीजों को सीखता है, तो दूसरा स्टूडेंट है वो चीजों को जल्दी से नहीं सीख पाता। तो इसीलिए मल्टी लेवल टीचिंग में बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर उनको कैसे सिखाया जाए, इस चीज की बात की जाती है। प्लस इवेल्युएशन, मूल्यांकन, टीचिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी, जो स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं इनको पढ़ाना, टीचिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल इंटरेस्ट एंड टैलेंट, जिनके अलग इंटरेस्ट हो, टैलेंट हो, उनको पढ़ाना सिखाना। यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अलग अलग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, उसका यूज कैसे किया जाए। लर्नर सेंटर्ड एंड कोलेबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, सहयोगात्मक, जहां पर जो लर्निंग होती है, बच्चे बच्चे आपस में, क्लास में स्टूडेंट, ठीक है, टीचर, सब मिलकर चीजों को सीखते हैं। जैसे कुछ इसके लिए मेथड्स जैसे हैं, डिबेट हो गया, डिस्कशन हो गया, ठीक है, चर्चा, इस तरह की चीजें हैं जहाँ पर एक दूसरे के सहयोग से चीजों को सीखा जाता है। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो ये अलग अलग जो चीजें हैं, ठीक है, यूज ऑफ लेटेस्ट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी, इस तरह की जो लेटेस्ट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इनका यूज करके बच्चों को चीजों को सिखाया जाए, समझाया जाए। शॉर्ट टर्म टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब इस शॉर्ट टर्म टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है? ठीक है, तो अंडर दिस सम स्पेशल शॉर्ट टर्म लोकल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम विल बी अवेलेबल इन द स्कूल कैंपसेस। किस तरह के जो शॉर्ट टर्म टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जो स्कूल कैंपसेस है उसमें रन किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका करिकुलम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा? इन दिस लोकल बिजनेस नॉलेज, कि स्थानीय व्यवसाय का ज्ञान बच्चों को सिखाया जाएगा। इसके अलावा स्किल लाइक लोकल आर्ट, म्यूजिक, एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाएगी जो लोकल बिजनेस है। ठीक है, इसके अलावा स्किल, ये दो चीजें जो है ये शॉर्ट टर्म जो टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है उसमें बच्चों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। और इसके लिए टीचर कौन होंगे? ठीक है, तो अब बात आती है टीचर कौन होंगे। तो फॉर दिस पर्पज एमिनेंट लोकल पर्सन विल बी डिप्टेड टू टीच एज मास्टर इंस्ट्रक्टर इन द स्कूल प्राइमेसिस। ठीक है, तो इसके लिए जो उस एरिया में हम देखते हैं कि जो उस फील्ड में, अगर हम मान लो हम बात करते हैं पेंटिंग की बात करते हैं, तो जो एक अच्छा आर्टिस्ट है, जो एक अच्छा पेंटर है, वो बच्चों को अगर बताएगा। अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो जो उस कम्युनिटी में, उस एरिया में जो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है वो आगे बच्चों को सिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हायर किया जाएगा और उनको क्या कहा जाएगा? मास्टर प्रशिक्षक या मास्टर इंस्ट्रक्टर, जिनका काम सिखाने का होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ इनोवेटिव एंड बेस्ट टीचिंग मेथड्स, की नवीन और उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो मैनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स आर बीइंग यूज्ड एट द इंटरनेशनल लेवल, की हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में, ठीक है, अलग अलग कंट्री में देखें तो बहुत सारे मेथड्स का यूज किया जाता है पढ़ाने के लिए। तो ऐसे में एक जिम्मेदारी एनसीईआरटी को दी गई है कि एनसीईआरटी जो दुनिया भर में जो अलग अलग जो मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उस मेथड्स पर एनसीईआरटी रिसर्च करेगा। ठीक है, और रिसर्च के बाद जो मेथड्स को हमारी कंट्री के लिए, यहाँ के स्टेट के लिए, यहाँ के बच्चों के हिसाब से अच्छा लगता है, उन मेथड्स का यहाँ पर यूज किया जाएगा इंडिया में। ओके, अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एनसीएफटी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन,
ठीक है, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा। तो लास्ट टाइम अगर देखते हैं कि एनसीईआरटी जो है 2009 में आया था, तो उसके बाद एनईपी 2020 में कहा गया था कि 2021 में, ठीक है, नया एनसीईआरटी बन जाएगा, लेकिन कोविड की वजह से इसमें थोड़ा डिले हो गया, लेकिन जल्दी ये बन जाएगा। तो उसमें टीचर एजुकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन होंगे कि क्या क्या किस तरह का क्या ड्यूरेशन होगा, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, नॉर्म्स होंगे, तो वो आपको एनसीईआरटी में पता चलेगा। तो एनसीईआरटी, ठीक है, इसको बनाने के लिए, इसकी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एनसीटीई की है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और इसमें एनसीटी किसकी हेल्प लेगा? एनसीईआरटी की, ठीक है। इट विल बी अवेलेबल इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, ये सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। इट विल बी रिवाइज एवरी 5 to 10 years की सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, जो भी टेक्नोलॉजी में जो भी नीड आएगा, चेंज आएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हर 5 to 10 year में इसको फिर से रिवाइज किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा। और हम अगर बात करें ऐसे कॉलेजेस की जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, बस क्या कर रहे हैं? डिग्रियों को बेच रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस आपने देखा होगा, घर बैठे बीएड करें, तो घर बैठे तो कर लेंगे, लेकिन सीखेंगे क्या? जब कंपटीशन में जाएंगे तो उसका सामना कैसे करेंगे? तो ऐसे कॉलेज जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे कॉलेजेस पर एक्शन लिया जाए, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते होंगे। और आप सभी अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे और करना भी चाहते होंगे। कुछ लोगों को अपने काम को करके सुकून मिलता है, खुशी मिलती होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपना काम तो करते हैं लेकिन उनको जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी नहीं मिलती, हमेशा परेशान रहते होंगे। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का कारण, अगर रीजन की हम बात करें, तो एनवायरनमेंट। आप जिस जगह पे पढ़ते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है। अगर वहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, एक पॉजिटिव कल्चर हो, जहाँ पे आपके जो कलीग हैं, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, हमेशा आपको एनकरेज करें, हमेशा आपको मोटिवेट करें, तो आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे, करना चाहते होंगे और हमेशा अपना बेस्ट देना चाहते होंगे। लेकिन अगर इसके अपोजिट जाएं, ठीक है, इसके विपरीत हम जाकर बात करें कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे कल्चर में काम करते हैं जहां पे चाहे आपके सीनियर हो, चाहे आपके बॉस हो, हमेशा आपको डिमोटिवेट करते होंगे, ठीक है, हमेशा आपको दबाते होंगे, हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते होंगे, तो ऐसे में आप हमेशा अंदर से परेशान रहते होंगे, एक घुटन सी महसूस होती होगी, ठीक है। तो अगर हम एजुकेशन फील्ड में जाकर इस चीज़ों को देखें, तो अगर हम टीचर्स की बात करते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे स्कूल कॉलेज में टीचर अपना बेस्ट देते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, स्टूडेंट की बेहतरी के लिए सोचते हैं, जहां पर उनको इस तरह का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन कई स्कूल कॉलेजेस ऐसे भी हम देखते हैं जहां पे टीचर्स हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो चाहे जितना भी एफर्ट कर ले, जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन उनको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको हमेशा डिमोटिवेट किया जाता है। उनके सीनियर्स जिनको मोटिवेट करना चाहिए वही हमेशा उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी चुगलियां करते हैं। तो ऐसे में कोई सीखेगा क्या, कोई करेगा क्या? इस चीज के को लेकर एनईपी 2020 में काफी अच्छी बातें की गई हैं कि किस तरह का एक स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरह का स्कूल कल्चर होना चाहिए, और टीचर्स को जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, जो नॉन टीचिंग, जो इस तरह के जो काम होते हैं उनमें ना लगाया जाए, बल्कि उनको टीचिंग लर्निंग पे कंसंट्रेट करने दिया जाए, उनको उनकी क्लास पर, उनके बच्चों पे कंसंट्रेट करने दिया जाए। आजकल हम देखें तो स्कूल कॉलेजेस में टीचिंग एक तरह का पार्ट टाइम काम बन के रह गया, मेन काम क्या हो जाता है? डॉक्यूमेंटेशन वाला, ठीक है, उनको उसी में उलझाए रखते हैं और वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में क्या टीचिंग होगी, क्या लर्निंग होगी? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे, हम समझेंगे कि एनईपी 2020 में स्कूल एनवायरनमेंट को लेकर, स्कूल कल्चर को लेकर क्या बातें की गई हैं, ठीक है।
तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए कार्य संस्कृति और सेवा वातावरण। और इसको लेकर एनईपी 2020 में कौन कौन सी बातें की गई हैं, कौन कौन सी बातें बताई गई हैं कि किस तरह का सर्विस एनवायरनमेंट स्कूल में होना चाहिए, किस तरह का कल्चर होना चाहिए जहां पर सारे टीचर्स मिलकर काम करें, एक दूसरे के साथ काम करें, बच्चों की बेहतरी के लिए काम करें और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। तो इसको लेकर एनईपी 2020 में कौन कौन सी बातें की गई हैं, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें कि क्यों बात की जा रही है एक अच्छे सर्विस एनवायरनमेंट की, एक अच्छे कल्चर की, तो इसका मेन एम क्या है? टू इनहेंस द एबिलिटीज ऑफ टीचर्स, कि शिक्षकों की कार्य क्षमताओं को बढ़ाना। ठीक है, शिक्षक की जो क्षमताएं हैं, जो कर सकते हैं, उस चीज को बढ़ाना। तो इसका क्या फायदा होगा? By increasing the working capacity of teachers, they will be able to do their work effectively। ठीक है, अगर टीचर्स की एबिलिटीज को बढ़ाते हैं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, तो वो अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकेंगे, अपना काम बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो इसका क्या फायदा होगा? इसका सीधा फायदा स्टूडेंट को होगा, उनकी लर्निंग को होगा, बच्चे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर टीचर्स को इस तरह की फ्रीडम दी जाती है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इस तरह का चांस दिया जाता है, तो वो जाहिर सी बात है बच्चों को पूरे एफर्ट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगा और इसका सीधा इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? स्टूडेंट की लर्निंग को। अगर टीचर डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाएगा तो बच्चा भी चीजों को समझेगा और सीखेगा। तो द गोल ऑफ दिस विल बी टू मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन आर लर्निंग, कि इसका लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हम सर्विस एनवायरनमेंट की बात करें, स्कूल कल्चर की बात करें, तो इसकी नीड क्यों है? तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं और फिर इन पॉइंट्स पर एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंश्योरिंग डिसेंट एंड प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन इज स्कूल, कि इस चीज को इंश्योर करना है। अगर हम चाहते हैं कि 21st सेंचुरी है जहां पे टीचर्स अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करें, स्टूडेंट भी चीजों को अच्छे तरीके से सीखे, तो इसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन होना बहुत जरूरी होता है, एक अच्छा कल्चर होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए इंश्योरिंग डिसेंट प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन इन स्कूल, की विद्यालयों में सब और सुखद कार्य स्थिति सुनिश्चित करना, ताकि हर किसी को, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले अपना बेस्ट देने का। ठीक है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, की प्रभावशाली विद्यालय प्रशासन का गठन। अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा तो स्कूल का काम भी बेहतर होगा, स्कूल अपना काम जो है बहुत अच्छी तरीके से करेगा। तो उसके लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो इसकी भी बात की गई है। और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, कि विद्यालय परिसरों का निर्माण। तो अब एक नया वर्ड आ रहा है कि स्कूल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, विद्यालय परिसर क्या होते हैं, तो इसको भी हम बात करेंगे, जानेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉट इन्वॉल्विंग टीचर्स इन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज, कि शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में ना लगाया जाए। अगर टीचर उसी में फंस जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? तो इसलिए एनईपी 2020 में इस चीज को भी बात कही गई है। और इसके अलावा टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, की अधिगम के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए स्कूल में। मोर ऑटोनॉमी टू टीचर्स, की शिक्षकों को अधिक स्वायत्ता दी जाए, अधिक फ्रीडम दी जाए सिखाने के लिए, बच्चों के साथ काम करने के लिए। और इसके साथ साथ एनकरेजमेंट ऑफ टीचर्स, की शिक्षकों को प्रोत्साहन भी दिया जाए। अब इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके हम जानते हैं, हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एंश्योरिंग डिसेंट एंड प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन इन स्कूल, कि विद्यालयों में सभ्य और सुखद कार्यस्थिति सुनिश्चित करना। तो इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहला काम होना चाहिए टू प्रोवाइड फिजिकल फैसिलिटीज, कि सबसे पहले जो विद्यालय में जो भौतिक सुविधाएं हैं, जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, सभी के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी? लाइक टॉयलेट्स, क्लीन वाटर,
ठीक है, क्लीन एंड अट्रैक्टिव प्लेसेस फॉर लर्निंग, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशनल एड्स, इंटरनेट, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज इन स्कूल की ये जो फिजिकल फैसिलिटीज है ये होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि स्कूल का एक डिसेंट एंड प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन हो तो इस तरह की फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें टू प्रोवाइड अ सेफ, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल इन द स्कूल, कि विद्यालय में सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो, सभी के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव, चाहे स्पेशल बच्चा हो, ठीक है, चाहे नॉर्मल बच्चे हो, सभी के लिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है सभी का पार्टिसिपेशन उनमें होना चाहिए। ठीक है, और इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल इन द स्कूल, की सभी के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम वातावरण होना चाहिए। ठीक है, टू गिव प्रॉपर मोटिवेशन टू द स्टूडेंट, कि विद्यालयों को उचित प्रेरणा देना, कि अगर हम बात करते हैं प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन की, तो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, सभी को मोटिवेशन की जरूरत होती है अपना काम को और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से करने के लिए। तो टू गिव प्रॉपर मोटिवेशन टू द स्टूडेंट एंड टीचर्स ऑल्सो, टू पे अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, कि विद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, चाहे हम स्टूडेंट की भी बात करते हैं इसके साथ हम टीचर्स की भी बात कर लेते हैं, कि अगर स्टूडेंट की हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा हो तो टीचर्स की हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टीचर भी तो एक इंसान ही है ना। तो इसलिए अगर इस तरह की चीजें होंगी तभी हम कहेंगे कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट एक डिसेंट है, प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन है सभी के लिए। ओके, फिर सेकंड बात करते हैं स्टेबलाइजमेंट ऑफ इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर एक स्कूल, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी स्कूल अपने काम को तभी बेहतर तरीके से कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, जब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि स्कूल को चलाने का काम तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू रन द स्कूल इफेक्टिवली, कि विद्यालयों को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए एक अच्छे विद्यालय प्रशासन का होना बहुत जरूरी है। दिस कैन मेक द वर्क मेथड ऑफ द स्कूल मोर इफेक्टिव, कि इससे विद्यालय की कार्य पद्धति और अधिक प्रभावशाली हो सकती है। चाहे टीचर कितना अच्छा हो, प्रिंसिपल कितना अच्छा हो, लेकिन स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छा ना हो तो कोई क्या कर सकता है। तो इसीलिए अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है, टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए, प्रिंसिपल को भी हम बात करते हैं, और बच्चों के लिए भी इस तरह का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो होता है बनता है। तो इसके लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट विच विल बेनिफिट द स्कूल, कि इससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जिसका लाभ विद्यालय को मिलेगा। ठीक है, कई बार हम ऐसा भी देखते हैं स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, टीचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल का मैनेजमेंट जो है उतना अच्छा नहीं है जितना एक टीचर चाहता है कि नहीं, मुझे उस तरह की फ्रीडम मिलनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ताकि मैं बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतनी फैसिलिटीज है, ठीक है, उतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो एक अच्छा टीचर भी क्या कर लेगा। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। तो अब एक नया वर्ड आया, स्कूल कॉम्प्लेक्स, विद्यालय परिसर। तो विद्यालय परिसर क्या है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझो। जब आपके आसपास कोई ग्राउंड हो तो आपने सुना होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो जब हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, क्रीड़ा स्थल की बात करते हैं, तो वहां पर बैडमिंटन के लिए अलग होता है, वॉलीबॉल के लिए अलग होता है, बास्केटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए अलग अलग आपने देखा होगा कोर्ट बने होते हैं। इसी तरीके से अगर हम स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर स्कूल कॉम्प्लेक्सेस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय टेकिंग अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री स्कूल भी होते हैं उस कॉम्प्लेक्स में, आपको सेकेंडरी एंड हाई स्कूल भी मिल जाएंगे, ट्रेनिंग स्कूल भी आपको मिलेंगे, टेक्निकल स्कूल
वोकेशनल जिसकी हम बात करते हैं वो भी मिलेंगे। तो इस सारे के सारे स्कूल आपको एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। जिस तरह से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अलग अलग जो गेम्स के अलग अलग स्पेस होता है, उसी तरह से एक स्कूल कॉम्प्लेक्स में अलग अलग आपको प्राइमरी भी मिलेगा, आपको सेकेंडरी भी मिलेगा, आपको हायर सेकेंडरी भी मिलेगा, आपको जो टेक्निकल स्कूल होते हैं, ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा? एक ही जगह पे जब इतने सारे स्कूल होंगे तो उसका फायदा क्या होगा? ठीक है, तो दिस इंस्टीट्यूशन फंक्शन कोऑपरेटिवली फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड, कि ये संस्थान अपने शैक्षिक मानकों के सुधार के लिए सहकारी रूप से, मतलब ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। चाहे ट्रेनिंग स्कूल है, चाहे टेक्निकल स्कूल है, चाहे प्राइमरी की बात करते हैं, सेकेंडरी की बात करते हैं, हायर सेकेंडरी, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसका क्या बेनिफिट होगा? ठीक है, दिस कैन बी एन एक्सीलेंट स्टेप टुवर्ड बिल्डिंग टीचर कॉम। अगर हम देखते हैं कि एक ही जगह पे अलग अलग जो हम कह सकते हैं विद्वान, अलग अलग टीचर्स एक दूसरे के साथ मिल जाएं, अपनी नॉलेज को शेयर करें, तो हो सकता है वो अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हियर टीचर्स कैन शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस विद ईच अदर। ठीक है, कि यहाँ शिक्षक अपने सर्वोत्तम व्यवहारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दिस विल हेल्प इन इंश्योरिंग एक्सीलेंट सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स, कि यह शिक्षकों के उत्कृष्ट विषयवार वितरण को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। कि अगर हम देखते हैं कि एक ही साथ एक ही जगह पे अलग अलग स्कूल्स हैं, ठीक है, तो अब बेनिफिट क्या होगा कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा उसको वही सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, उसको और सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। और इससे क्या होगा, उसका जो परफेक्शन है उस सब्जेक्ट में और ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो उससे इस पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। दिस कैंपस विल वर्क विद द कम्युनिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि यह जो परिसर है, जो कॉम्प्लेक्स है, ये कम्युनिटी के साथ, समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे बच्चों की और बेहतरी हो सकती है। ठीक है, बच्चों के लिए और अच्छी चीजें की जा सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नॉट इन्वॉल्विंग टीचर्स इन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज, कि टीचर्स को गैर शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उस पर ना लगाना। टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन टीचर स्कूल में जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर उसको काम में ही जो नॉन टीचिंग जो वर्क है उसी में उसको फंसा के रख दिया जाए, उसी में उसको उलझा के रख दिया जाए, तो टीचर पढ़ाएगा क्या? चाह कर भी नहीं पढ़ा पाएगा। तो कहीं ना कहीं टीचर फ्रस्ट्रेट होगा, परेशान होगा। ठीक है, तो आजकल हम स्कूल में देख रहे हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टीचिंग हम कह सकते हैं कि स्कूल के लिए एक पार्ट टाइम काम हो गया। और बाकी फुल टाइम काम क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, फाइल बनाओ, ये चीज, ये फाइल मेंटेन करो, ये फाइल मेंटेन करो, बच्चों का रिकॉर्ड रखो। तो इन सारी चीजों में अगर हम स्कूल का देखें तो पढ़ाने का तो टाइम मिल नहीं पाता, बाकी सब चीजों के लिए सारा टाइम निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर एक असर पड़ता है। तो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज से क्या हो रहा है कि जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, कहीं ना कहीं उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। इसीलिए एनईपी 2020 में कहा गया है कि जो नॉन टीचिंग जो एक्टिविटीज है उनसे उनसे टीचर को दूर रखा जाए, ताकि वो स्टडी में, वो टीचिंग में फोकस कर सके। ठीक है, दिस विल इनेबल हिम टू फुली कंसंट्रेट ऑन द टीचिंग लर्निंग टास्क, इससे वो पूरी तरह से शिक्षण अधिगम कार्य पर ध्यान दे सकेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, के अधिगम के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एक स्कूल में लर्निंग के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, तो जहां पे टीचर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टीचिंग के लिए, और स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी लर्निंग के लिए, तो इससे क्या होगा, टीचिंग लर्निंग जो है और ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, अगर कहीं किसी भी जगह का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, स्कूल का, कॉलेज का अगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो टीचर्स को पढ़ाने में मजा आता है और स्टूडेंट को पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो इसका जो असर है हम देखते हैं, एक पॉजिटिव असर हमारी लर्निंग पर, सीखने पर पड़ता है। ओके, फिर हम बात करते हैं मोर ऑटोनॉमी टू टीचर्स। तो एज अ टीचर हमें अक्सर लगता है ना कि अगर हमें थोड़ी फ्रीडम अच्छी और मिल जाए, और ज्यादा फ्रीडम मिल जाए, तो हम बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। लेकिन स्कूल में देखोगे, कॉलेज में देखोगे, उतनी फ्रीडम नहीं मिलती। 40 मिनट का पीरियड है, आपको क्लास में ही रह के पढ़ाना है। ठीक है, आप बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो दुनिया भर के जो बर्डन है, प्रेशर, अगर टीचर्स को उसमें दबाए जाने लगे तो टीचर्स कितना कर सकता है?
ठीक है। जो एक तरह से टीचर्स की जो क्रिएटिविटी होती है कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, इसलिए एनईपी 2020 में कहा गया है कि टीचर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है, ताकि जो भी करिकुलम है, हम बात करते हैं जो भी सिलेबस है, सिलेबस में किस कंटेंट को कैसे पढ़ाना है, किन मेथड से पढ़ाना है, ये टीचर्स को के ऊपर छोड़ दिया जाए। ताकि अगर टीचर को इस तरह की ऑटोनॉमी होगी तो वो जो भी बेस्ट तरीका होगा उसके थ्रू बच्चों को पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, बच्चों को एंगेज करके चीजों को सिखा सकता है। तो इसलिए टीचर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है। टीचर्स विल ऑल्सो पे अटेंशन टू द सोशल इमोशनल एस्पेक्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। कि अक्सर हम देखते हैं स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट के सिर्फ हम बात करते हैं एजुकेशनल एस्पेक्ट पे ही ध्यान देते हैं कि नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कम नंबर आए तो नहीं अच्छा नहीं है, ज्यादा आए तो बहुत अच्छा है। लेकिन स्टूडेंट की जो उनका हम बात करते हैं कि जो सोशल इमोशनल एस्पेक्ट है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा, उसकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो एनईपी 2020 में कहा गया कि भाई आप सिर्फ एजुकेशनल जो एस्पेक्ट है उस पर ध्यान ना देकर उनके सोशल इमोशनल एस्पेक्ट पे भी ध्यान दो। तो इससे आप बच्चों के साथ और अच्छे से जुड़ सकते हो, उनको समझ सकते हो, और इससे आप बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, और उनको एक लर्निंग पाथ पर आगे हम बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए एजुकेशनल के साथ साथ सोशल इमोशनल एस्पेक्ट जो होता है, सामाजिक भावात्मक पक्ष, उसके साथ भी जुड़ना चाहिए। और एनकरेजमेंट टू टीचर्स, शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन, तो किसको एनकरेजमेंट मोटिवेशन किसको नहीं अच्छा लगता। एनकरेजमेंट मोटिवेशन हम कह सकते हैं कि एक तरह से हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, और चाहे स्टूडेंट हो एज ए टीचर, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे सीनियर टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, अगर उनकी तरफ से हमें इस तरह का मोटिवेशन मिलता है कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपके बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए हमें एक प्रेरणा मिलती है, और हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं किसी जगह ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आप अच्छा काम करो तब भी आपको बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, आपके एफर्ट्स को इग्नोर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे हमें एक घुटन सी होने लगती है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं, ठीक है, कि टीचर अच्छा काम करें, तो बच्चे अच्छा काम करें, तो एनकरेजमेंट बहुत जरूरी। Teachers will be rewarded for adopting a teaching method that enhances the learning outcomes ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। कि शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा जिससे कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि एक स्कूल में एक अच्छे एनवायरनमेंट और एक अच्छे कल्चर की क्यों जरूरत है, और इसका क्या बेनिफिट टीचर्स को हो सकता है, क्या बेनिफिट स्टूडेंट को हो सकता है, स्कूल को हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।